dusty floors can't take no more. Stuck in this groove, I'm feeling bored. Ladies and gentlemen, presenting the Nasir Talk Show, जम्मू एंड कश्मीर का पहला इनोवेटिव टॉक शो, hosted by नासिर इकबाल। इस शो में आपको देखने को मिलेंगी ग्रोइंग पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड बहुत से ऐसे ऑफिसर जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदला। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर किसी को मिलेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। So hello friends, you are watching the Nasir Talk Show hosted by me, the Nasir Iqbal. Dear friends, लाखों एस्पिरेंट हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बहुत ही कम एस्पिरेंट्स जो फेल होते हैं उसके बाद उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या प्रेशर उनको पड़ता है सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, वो कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये स्टार्टिंग में फेल हुए, लेकिन फेल इसलिए नहीं हुए कि ये अनप्रिपेयर्ड थे, इसलिए फेल हुए बिकॉज लाइफ वाज टेस्टिंग हिज पेशेंस। मे बी लाइफ को इनको बहुत बड़ी चीजें देनी थी। और आज के एपिसोड में आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करेंगी। अगर आप लाइफ में पर्पस खो रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए कमाल की, तो वो आपको इस टॉक शो को पूरे देखने के बाद मिलेगी। सो आज के हमारे गेस्ट हैं अजय रमेश कुमार। इनने अचीव किया है एयर 60 इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। वेलकम करता हूं मैं अजय भाई आपका द नासिर टॉक शो में एंड थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच नासिर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नासिर टॉक शो। ठीक है, थैंक यू। इट्स एन ऑनर कि आज हम ये टॉक शो जो है वो शूट कर रहे हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले अजय भाई की आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को। अजय भाई ने एयर 60 अचीव किया है इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और इनने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। इसी के साथ 9 to 5 जॉब के साथ जो है इनने अपनी प्रिपरेशन की है इस एग्जाम के लिए। और बहुत से अदर एग्जाम्स भी इनने जो है क्लियर किए हैं, जिसमें आता है एसएससी, सीजीएल प्री, सीपीओ मेंस, सीडीएस थ्राइस, एएफसीएटी एंड आईबीएसीआईओ। ये बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जो अजय भाई ने इस एग्जाम के अलावा जो है वो क्लियर किए हैं। और आगे हम अब अजय भाई से बात करेंगे बहुत सी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करेंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा एपिसोड देखें और ये वर्थ वॉचिंग होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए बात करते हैं कि अजय भाई रैंक से पहले क्या थे और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनने इनको इस रैंक को अचीव करने में मदद की। ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस बात में अजय भाई से। पहला सवाल मेरा इनसे ये रहेगा, अजय भाई प्लीज शेयर करें आप एग्जैक्टली कहां से हैं? नासिर, बेसिकली आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। अच्छा। देयर इज अ रिमोट विलेज कॉल्ड लाटी। जी। राइट, सो आई बिलोंग टू द विलेज लाटी। आई वाज बोर्न देयर एंड लेटर आवर फैमिली माइग्रेटेड टू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। जी, अच्छा। और आपकी स्कूलिंग कहां से हुई है? आई हैव डन माय कंप्लीट स्कूलिंग फ्रॉम उधमपुर इटसेल्फ। Till class 6th, I was studying in Little Garden Public School, near DC Residence, Udhampur. अच्छा. Then I, went to SPM Convent Higher Secondary School, Housing Colony. जी. And did my higher secondary education from there. अच्छा. Yeah. और उसके बाद कॉलेज तो पता ही है हमने सेम से किया। और मैं आपको बता दूं अजय भाई मेरे बैचमेट भी हैं, तो ग्रेजुएशन हमारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर से हुई है। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल अजय भाई आपसे ये है कि आप स्टार्टिंग से डिसिप्लिन थे या विद टाइम ये डिसिप्लिन आया है? आई थिंक आई वोंट से कि मैं स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन गाइड था, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इवेंचुअली कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आप रियलाइज करते हैं कि अगर लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो विद द पासेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा आपका डिसिप्लिन जो है आता जाता है। एंड आई वोंट से कि मैं स्टार्टिंग से ऐसा था, बट हाँ ऐसा ऐसा था। ठीक है, ओके सर। अजय भाई आपने बहुत से अप एंड डाउन देखे होंगे अपनी लाइफ में। मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ की फर्स्ट फेलियर आप हमसे शेयर करें जिसने आपको मेंटली इम्पैक्ट किया, या आप कह सकते हैं बस फर्स्ट फेलियर आपकी। सो वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े फेलियर्स जो है लाइफ में आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ के फेलियर जी। बट मैं बात करूंगा वो फेलियर जिसने, आई वोंट से इट्स अ फेलियर, बट इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जब मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क अ लॉट। सो ये बात है क्लास 8th की। अच्छा। आई विल मेंशन, ओके। सो क्लास 8th में व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो स्कूल में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एंड जहाँ पे 80% से अबव
वालों को जो है वो फेलिसिटेट किया जाता है। जी जी। एंड आई हैव गॉट 199 आउट ऑफ 250, यानी 1 मार्क्स कम था, 80% नहीं हो पाए। अच्छा। सो आप उस टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं ये सोच जी। रहा हूँ कि एक मार्क और मिल जाता, सो मेरे को भी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता। सो जी। उस दिन मैंने डिसाइड करा कि अब लाइफ में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो मैं डिजर्व करता हूँ मैं ले पाऊँ। बस वो दिन था, उसके बाद हमेशा ग्रोथ हुई। सो फिर एकेडमिक्स में तो ग्रोथ हुई, जी। उसके बाद आप देख लीजिए वो 8th क्लास थी जब barely I was able to get 80%, and now with all India rank 60। जी जी। तो वो टर्निंग पॉइंट था, वो फेलियर नहीं था, बट आई लर्न फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, तो अजय भाई ये जो एग्जाम आपने क्लियर किया है, ये कब डिसाइड किया, या कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि आपने डिसाइड किया यार ये वाला एग्जाम क्लियर करना है? या डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अब ये आप कोइंसिडेंट कह लो, एंड मैं कोई एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट वे बैक आई थिंक इन 2022 और 23 जी। जब लास्ट आपके शो का फर्स्ट एपिसोड था, एंड द गेस्ट स्पीकर वाज none other than Assistant Commander Nabil Ahmed Wani. जी। So I was present there as a audience, जी। and I was seeing him कि वो कैसे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। जी। So that day I learned about this position called Assistant Commander in CAPF. अच्छा। I went home, I researched about the rank, about the exam, जी। and find out that I am eligible. I can do this. जी। So that day I make my mind कि एक दिन जहाँ पे मैं एज ऑडियंस बैठा हूँ वहीं पे एज अ स्पीकर जाने का मेरा मौका है। आई डोंट नो वेदर यू हैव थिंक अबाउट दिस और नॉट, बट आई हैव मैनिफेस्टेड ऑन दैट डे दैट वन डे आई एम गोइंग टू मेक इट, एंड टुडे इज द डे। सो ये वहां से टर्निंग पॉइंट था, देन आई वर्कड अ लॉट अबाउट दिस। जी। तो एग्जैक्टली आप हमें बताएं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने फिर कब स्टार्ट की? Okay, so when we did our graduation from GDC Boys Udhampur in August 2022, then after doing graduation, I make my mind that I have to, go for this examination, because I have already seen the power, prestige, respect of the assistant commandant. जी। So, November 2022 was the month when I formally started this preparation. I joined the library in Udhampur, and I made my mind that I will have to prepare solely on myself. अच्छा। I never took any coaching during my schools, during my college. So I made my mind कि अब भी मैं कोचिंग नहीं लूँगा, कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं लूँगा. I will prepare with self study. November 2022, and the exam was happened in August 2023. So within the time frame of 8 to 9 months, I prepared, and with my self study, I cracked the written examination of CAPF Assistant Commander 2023. अच्छा। So this is the first time. अच्छा। Then फिर चीजें होती रही, बट वो कुछ और फिर ट्विस्ट आते गए लाइफ में, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जब रिटन क्लियर हुआ। देन फाइनली आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 60 इन माय सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा। सो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 आई है। अच्छा, उसकी मुबारकें हम दी भी हैं हमने आपको, और अब तो पूरा देश दे रहा है, जिनने नहीं देखा है वो भी मुबारकें देंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या क्या चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आपको देखने पड़े इस दौरान? अगर देखने पड़े तो क्या थे? द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस कॉम्पिटिटिव एरेना इज कि आपको पास ना गाइडेंस की कमी रहती है। जी। आपको पता है कि यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर, जी, बट हाउ? जी। कैसे सिलेबस आप कंपेयर करोगे, कैसे उसको कंप्लीट करोगे? हु इज देयर टू गाइड यू? रोड मैप आपके पास नहीं होता है। जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाउंस बैक करना है, कैसे है वो कोई बताने वाला नहीं है। जी। तो फर्स्ट डिफिकल्टी वाज लैक ऑफ गाइडेंस, एंड सेकंड आई वुड से कि छोटे शहरों में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन। जी। कुछ फाइनेंशियल कह लो आप, ठीक है जी। तो ये दो प्रॉब्लम्स जी जो मुझे लगता है कि मैंने फेस करी। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो कोई है नहीं जो मेरे को गाइड कर सके इस एग्जाम के बारे में। आई नो पर्सन्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, आई वाज फॉलोइंग देम, बट कोई है नहीं जो वन ऑन वन मेरे को बता सके। सो आई सर्च अबाउट द यूट्यूब पे देखा, मैंने गूगल पे देखा, तो ऐसे ऐसे चीजें वहां से खुद सीखी। बिल्कुल। दूसरा मैं कहूंगा कि इस एग्जाम के अंदर 3-4 स्टेजेस हैं। जी। तो रिटन पोर्शन है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, देन इंटरव्यू है। अच्छा। सभी के लिए आपको प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। आप एग्जाम तो खुद से क्रैक कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, व्हाट अबाउट द फिजिकल टेस्ट पार्ट? तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे भी आपको गाइडेंस चाहिए। आई मेड फर्स्ट मिस्टेक ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन इन द फिजिकल टेस्ट इटसेल्फ, एंड व्हाट इट कॉस्ट मी अ होल अटेम्प्ट। जी। तो वो एक साल पूरा मेरा जो है वो वेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हो गया एक किस्म से, क्योंकि गलतियां ही करी मैंने। जी जी, ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा अजय भाई,
जैसा कि आपने पहले बताया कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने रिजल्ट देखा फर्स्ट टाइम, जो रिटन वाला निकला था आपका रिजल्ट, उस टाइम क्या फीलिंग थी? पहले ही अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी के साथ आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाता है जिसके लिए आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो। फीलिंग बड़ी अमेजिंग थी। दो आई डिड नॉट शेयर इट विद एनीबडी, नॉट इवन माई फैमिली, जी, बिकॉज इसको मैं अपने तक रखना चाहता था, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज फैक्टर्स वर सिंपल। अच्छा, फैमिली से शेयर नहीं किया था कि रिटर्न क्लियर हुआ है? या बिकॉज फैमिली में किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट दिस पोस्ट इट इज, ठीक है, किसी को पता ही नहीं असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, सीएपीएफ क्या होता है, तो जिसको पता नहीं है उसको आप कैसे बताओगे। हाँ, बट फैमिली को ये बता दिया था कि कुछ एक बड़ा एग्जाम जो है उसका रिटर्न क्लियर हो गया है। एंड सेकंड, आपको पता ही हमारे यहाँ मेंटालिटी कैसी रहती है कि छोटी सी चीज होती है जी, आप चाहते हो कि वो चीज लिमिटेड तक रहे, बट दूसरे दिन आपको पता चलता है वो स्प्रेड हो जाती है जस्ट लाइक अ वाइल्ड फायर। तो मैं वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो तो ये चीजें मुझे तक ही लिमिटेड रहे। अच्छा, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपकी फीलिंग रही उस वक्त। उसके बाद दिसंबर में जब आपका फिजिकल टेस्ट था, जहां तक मुझे पता है कुछ आपकी इंजरी हो गई फिजिकल टेस्ट से 3-4 दिन पहले, वो इंजरी क्या थी, कैसे हुई थी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, वो प्लीज शेयर करें। ओके, सो फिजिकल टेस्ट में ना 3-4 इवेंट्स रहते हैं। अच्छा, रनिंग रहती है, लॉन्ग जंप रहता है, शॉर्ट पुट रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी थी। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज नॉट अ एथलेटिक काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, तो मुझे अपना वेट भी रिड्यूस करना था। आई वॉज 80 kg, आई हैव टू रिड्यूस इट टू 65 kg, वो मैंने करा। देन मुझे अपनी ऑलरेडी जो मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ लाइब्रेरी में जाके वो भी कंटिन्यू करनी है एंड इसकी तैयारी भी करनी है। तो 16 दिसंबर का वो दिन था, जम्मू कश्मीर में एक्सट्रीम कोल्ड था जी, सुबह के समय घास पे ओस गिरी हुई थी और मैं प्रैक्टिस करने के लिए गया। आई डोंट नो वो कैसा उस दिन बैड लक था, आई गॉट स्लिप्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग द लॉन्ग जंप जी, एंड उस स्लिप के दौरान मेरी जो लेग इंजरी है, लेग जो है लेफ्ट लेग, उसमें इंजरी आ गई बिकॉज माई लेफ्ट लेग वॉज द पावर लेग, उसी से मैं सारी लॉन्ग जंप परफॉर्म करता था। 4 दिन तक डॉक्टर की एडवाइस से आई वॉज बेड रिडन। आपको स्लिप हुई थी या स्लिप हुई थी ड्यूरिंग दी परफॉर्मिंग दी लॉन्ग जंप, तो इंजरी हो गई, उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ 4 दिन तक। अच्छा, बट ऑन 20th of December 2023 मैं उठा, मैंने जाके रनिंग करी, टाइम वॉज ओके, 100 मीटर 100 मीटर 800 मीटर एवरीथिंग वॉज ओके जी। लॉन्ग जंप मैंने परफॉर्म नहीं करा, मैंने कहा ये मैं वहीं जाके फाइनली परफॉर्म करूंगा जी। 21st को हम लोग जो है, मैं और मेरे साथ एक कलीग थे, उनकी भी सिलेक्शन हो रखी थी उधमपुर से जी, हम दोनों ट्रैवल करते हैं टू ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में हमारा फिजिकल टेस्ट था ऑन 22nd of December जी। एंड देयर आई फील कि मेरे को थोड़ी थोड़ी पेन जो है वो लेग में स्टार्ट हो गई है। 100 मीटर डन, 800 मीटर डन, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग जंप, so I was not able to clear that 3.5 meter of long jump due to the pain and injury जी। तो वो मोमेंट was, मैं उसको बयान नहीं कर सकता कितना पेन फील हुआ, बिकॉज वो एक लाइन थी 3.5 मीटर में, अगर मैं वो क्रॉस करता तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी इंटरव्यू तक चला जाता जी। और देयर वर हायर चांसेस कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेता बिकॉज रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे जी। सो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी जी, बट कोई नहीं, वहां से चीजें सीखी कि नाउ वी हैव टू बाउंस बैक जी। और जैसा कि आपने बताया और मुझे भी उस वक्त पता है कि आप और उधमपुर से सिर्फ 2 लोग गए थे ट्रेन में, तो वापसी पे जब आ रहे थे आपको तो ये ऑब्वियस था कि उनका फिजिकल हो गया है, तो आपका था कि रह गया, तो उस वक्त क्या वो फीलिंग थी यार? वो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली आप बताएं जो उस वक्त फील कर रहे थे, ताकि पीपल रिलेट कर पाए जिनका हुआ है पहले और जिनका हो सकता है। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि वो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा कुछ हो सकता है जी। क्योंकि जब आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है तो आप सिर्फ अच्छा ही इमेजिन करते हो, कहते हैं ना, इफ यू कैन ओवरथिंक द नेगेटिव पोर्शन यू कैन आल्सो ओवरथिंक द पॉजिटिव। तो मेरी वो माइंडसेट था, आई वाज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक कि बेटर होगा, बेस्ट होगा, बट जो चीज नहीं हुई है, आपने वर्स्ट इमेजिन नहीं किया बट वर्स्ट हो गया आपके साथ। तो जाते समय हम लोग साथ में थे, आते समय मैं अकेला था। आई न्यू कि कल उनका मेडिकल होगा और मेडिकल भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि मेडिकल इज नॉट अ टफ गेम, फिजिकल इज अ टफ गेम जी। तो मैं वापस दिल्ली से जम्मू तक जब आया, जर्नी में मुझे नहीं पता वो सफर 15-16 घंटे का कैसे बीता, तो मुझे इतना पता है कि आई वाज वेरी अपसेट जी। तो मुझे पता था कि मुझे ये क्या थॉट्स आ रहे थे उस वक्त? थॉट्स मिक्स्ड थे। अच्छा, कहीं लग रहा था कि क्योंकि मेरे पास किसी को पता ही नहीं है कि ये ऐसा गया है, तो मुझे खुद को संभालना है, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो गया है। तो दूसरा ये भी पता है कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीरो इटसेल्फ, इतना आगे आके भी मैं पीछे चला गया, मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग
कि भाई अब मैं फैमिली को कैसे फेस करूंगा। जी जी, वही उम्मीदें हैं, उनको ये उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा जो है वो यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करके गया है, किसी बड़ी चीज के लिए गया होगा। जी जी, और उनको ये भी एक्सपेक्टेशन होगी कि आएगा तो गुड न्यूज लेके आएगा। बट आई वाज मेरा सवाल, जी जी बिल्कुल, और मेरा सवाल इसी के रिलेटेड था। जब आप वापस वहां से गए घर, तो एक फैमिली के फेस पे आपने वो उदासी तो देखी होगी, क्योंकि आपने इन्फॉर्म किया होगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम चाहते थे नहीं हुआ। तो वो जो उदासी आपने उस वक्त फैमिली के आईज में देखी, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट? एक्चुअली फैमिली काफी बहुत बिगिनिंग से ही काफी सपोर्टिव रही है जी। फैमिली ने ये रियलाइज नहीं होने दिया कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है। दे वर देयर, मम्मी पापा वाज देयर कि भाई कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, दोबारा से कोशिश करो। जी जी, राइट। सो उनका अप्रोच ऐसा था। बट मुझे पता था कि एक्चुअली हुआ क्या था। आई विल शेयर इट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी जी, सो ग्रेजुएशन के बाद आई आस्क्ड माय फादर कि पापा 1 साल का मुझे टाइम चाहिए, फॉर 1 ईयर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी कोचिंग। मतलब मैं पहले ट्यूशन क्लासेस लेता था, तो मैंने कहा कि मैं अपना फुल फोकस जो है प्रेपरेशन में देना चाहता हूँ और 1 साल में मैं आपको रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। जी। वो 1 साल मेरा उस दिन खत्म हो रहा था और मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था। सो आई वाज एम्प्टी हैंड। तो मुझे घर पे एक फीलिंग हो रही थी कि यार मैंने जितना टाइम मांगा मुझे पेरेंट्स ने दिया, पर मेरे पास तो कुछ रिजल्ट है नहीं उनको देने के लिए। सो वो था कि अब मुझे चीजें बदलनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सो मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन। बट पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव कि इतना कुछ होने के बाद कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, हम है ना साथ में। उदास तो होंगे लेकिन सपोर्टिव थे। दिखाते नहीं है। जी। और इसी के साथ फिर जब आप आए, अब खबर तो फैल गई होगी, भाई ने रिटर्न क्लियर किया है मोहल्ले में, एरिया में। तो अब जब आप आए कि नहीं हुआ, इन द एंड व्हाट वी सी कि नहीं हुआ है, क्या हुआ कैसा हुआ वो बात की बात है, उन्होंने देखा कि नहीं हुआ। तो उस वक्त सोसाइटी से आपको क्या क्या सुनने में मिला और वो कितना इम्पैक्ट किया आपको? एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले मेंशन करा कि मैं एक ऐसा काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि जो जब तक चीजें फाइनलाइज ना हो तब तक चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता। सो कुछ गिने चुने दोस्तों के अलावा, मम्मी पापा और बहन के अलावा किसी को पता ही नहीं कि इसने एग्जाम क्रैक करा और ये फिजिकल के लिए गया है। अच्छा। सो नोबडी न्यू, ओनली हैंडफुल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेंबर्स। अच्छा। तो वो तो समझते ही है ना, आप बताते ही उनको जो अंडरस्टैंडिंग हो। तो जिनको भी मैंने बताया नहीं होने दिया वो पहले। बिल्कुल, मेरे को ये था कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा सबको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। वो कहते हैं ना, वर्क इन साइलेंस लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। जी जी। तो वो साइलेंट जोन था उस टाइम पे। सो कुछ लोगों को पता था एंड दे वर राइट कि चलो फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे हो, दैट्स अ बिगर थिंग। तो पॉजिटिवनेस वहां से मिल रही थी। अच्छा। तो इसी के साथ फिर जब आप घर आ गए, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई मल्टीटास्किंग स्टाफ इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। पोस्टिंग आपकी चंडीगढ़ में हुई अप्रॉक्स 2 मई 2024 में। फिर आप वहां पे चले गए, राइट? फिर आप वहां पे काम कर रहे होंगे, डेली लेवल पे वर्क होगा, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली होंगी वो आप कर रहे होंगे। लेकिन काम करते करते वो रेपिटेटिव थॉट आते होंगे, यार काश वो उस वक्त हो जाता, काश होता, हमारी लाइफ चेंज होती, आप अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देते। तो वो हिट करता होगा, डेफिनेटली हिट करता होगा। मैं चाहता हूं आप बताएं, जब वो हिट करता था तो उस वक्त अपने आप को कैसे मैनेज करते थे आप? क्या सेल्फ टॉक अपने आप को आप देते थे उस वक्त, जिससे आप आगे काम करते थे, जॉब करने जाते थे? देखो, अर्लियर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो सोनली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, कि मेरे को था कि यही करना है। बट एक पॉजिटिव चीज़ मैं कहूँगा मेरे केस में ये थी कि मैं ये समझता था कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो आप उसमें जाओ, एक एग्जाम दे के आओ। जब ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे हैं तो वी आर एलिजिबल फॉर मैट्रिकुलेशन एंड 12th लेवल एग्जामिनेशन। सो दिस वैकेंसी केम कि एसएससी एमटीएस एंड फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीआई, ऐसे करके कुछ वैकेंसी थी। कॉलेज टाइम पे मैं गया एग्जाम दे आया जी, बिना पढ़े लिखे, वो घर वापस आ गया। फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की, सीएपीएफ एसी की। मैंने इस एग्जाम को दिया, क्रैक किया, फिजिकल में आउट हो गया। अब ये जो एग्जाम कॉलेज लाइफ टाइम पे दिया हुआ है ना, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो जब ये फेस हुआ कि मैं दिसंबर 2023 में रिजेक्ट हो गया हूँ एंड आई एम अपसेट, मुझे पता है चीजें शुरू करनी है और जो पापा से 1 साल का समय मांगा वो भी खत्म हो गया है एंड फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहती हैं। जी जी। देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर वेदर यू आर गोइंग टू ज्वाइन और नॉट, क्योंकि मोस्टली पीपल ज्वाइन नहीं करते हैं। दे वर नोइंग माय व्यू। तो मैंने कहा सर पोस्टिंग कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, जॉब रोल क्या है और टाइमिंग क्या रहेगी? तो दे टोल्ड मी कि आपकी 9 to 5 की जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जॉब लोकेशन चंडीगढ़ है। मैंने कहा नॉट बेस्ट बट हाँ ठीक है, हम इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन ले सकते हैं। सो आई जॉइंड देयर, राइट? मुझे पता था वीकेंड्स पे आई कैन मैनेज माय स्टडी एंड चंडीगढ़ प्रोवाइड्स यू मच मोर अपॉर्चुनिटी देन द उधमपुर इटसेल्फ।
जी। तो मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ अपने डिसीजन को लेकर के, दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन एंड द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। फिर जब मैं जॉब में चला जाता हूँ, नाउ द चैलेंज इज आई हैव ओनली 3 मंथ्स, मई जून एंड जुलाई, बिकॉज अगस्त में फिर से एग्जाम है एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब नई जगह है, नए लोग हैं, नया ऑफिस और सब कुछ नया है, वो भी करना है, सीखना भी है, चैलेंजेस भी हैं, ऊपर से आपको सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही मैनेज करनी है और आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई में जो आपका एग्जाम है वो है यूपीएससी लेवल का। कंपटीशन उन बच्चों से जो कि पूरा दिन स्टडी कर रहे हैं और आपके पास जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है वो तो आप जॉब में दे रहे हो, और जब आप थके हारे घर आते हो तो आपको पढ़ाई करनी है। तो वो टफ तो डेफिनेटली था, बट उसको कोप अप कैसे किया। अब उस जॉब ने मुझे सिखाया कि आप मल्टीपल चीजें कैसे एफिशिएंटली कम टाइम में कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने वहां से सीखा। अब मेरे पास 4 ही घंटे थे, शाम को 6 से रात को 10 बजे के बीच में, और वो मेरे लाइब्रेरी में बीते 3 महीने तक। अच्छा। तो 3 महीने 4 घंटे और जॉब के बाद लाइब्रेरी में, सैटरडे संडे फुल, कोई वीकेंड एंजॉय नहीं था, सिर्फ स्टडी थी। और 3 महीने के हार्ड वर्क के अंदर ही जब अगस्त में एग्जाम हुआ, अगेन आई क्रैक द एग्जाम। सो वो जॉब के साथ तैयारी करना टफ था, बट टाइम मैनेजमेंट करके और कंसिस्टेंसी के साथ वो एग्जाम जो है क्रैक हो गया। जैसा कि आपने बताया, अब एग्जाम में ना 90 डेज थे, तो मेरा सवाल फिर से वही है, वो 90 डेज आपने कैसे निकाले? आप जब आप सोने जाते होंगे तो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया आपके साथ, इतनी मेहनत करता है आदमी, सब मेहनत करते हैं लेकिन किसी को रिजल्ट बाद में मिलता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो स्टार्टिंग में फेल हुए, इसलिए फेल नहीं हुए कि वो अनप्रिपेयर्ड थे, मे बी लाइफ जो है आपका पेशेंस का टेस्ट ले रही थी, मे बी उनको बड़ी चीजें आपको देनी थी। सो आई थिंक मैं ऐसे सोचता हूँ और मेरे को वैसा ही दिखा और आज रिजल्ट सामने। और मेरा सवाल वही है, 90 डेज में जब आपको रेपिटेटिव थॉट आते थे, यार इतना सा था जंप, क्या यार वो नहीं होना चाहिए था पैर, क्योंकि मुझे पता है वो साल देखो वो आपने कैसे निकाला, वो आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, यार इतना सा जंप था, हो जाता अच्छा होता, देयर वाज चांस, तो यार अच्छा हो जाता। तो उसको कैसे आप मैनेज करते थे, मुझे वो जानना है। नासिर, इस तरह के सिचुएशंस में वी हैव 2 ऑप्शन, या तो हम अपने पास्ट को लेकर के बैठे रहें या फिर हम अपने फ्यूचर को लेकर के उसके लिए काम करें। क्योंकि स्ट्रेस तब आता है जब आप हार्ड वर्क करते हो, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस तब आता है जब आप वो काम नहीं कर रहे हो जब वो आपको करना चाहिए। सो मेरे को क्या करना था, आगे को देख करके काम करना था, आपके हाथ में जो था। आई ऑलवेज बिलीव कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। तो अब मैं पास्ट के बारे में सोचता रहता तो मैं आगे प्रिपेयर नहीं कर सकता, और मुझे जॉब भी करनी है और साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उस थॉट को छोड़ दिया कि जो हो गया हो गया, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माय सेकंड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, अब करते हैं दूसरा, बिकॉज मैं एक ऐसी जॉब में हूँ जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे पोटेंशियल से काफी नीचे है। सो ये जो एक फियर होता है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट का, कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर एक स्पार्क पैदा कर लेता है। जब भी आप जॉब खत्म करके घर जा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो कि यार आज तो बहुत थक गया हूँ, आज रेस्ट कर लेते हैं, स्टडी कल कर लेंगे, तो वो आपको पुश करेगा कि अगर नहीं करी ना तो यहीं का यहीं रह जाओगे, वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आपने पहुंचना है जी। तो जब ये होता था वो मोटिवेट कर देता कि नहीं यहाँ से निकलना है यार, यहाँ तक आ गए ठीक है, बट यहाँ से निकलना है और 1 साल के अंदर निकलना है। और वही हुआ भी कि जब डिमोटिवेट हुए, जब बुरा लगा कि नहीं यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, इस पोजीशन से बाहर निकलना है, तो बस वो एक थॉट कि अगर मेहनत करोगे तो बाहर जाओगे। टफ था डेफिनेटली, बट अगर टफ चीजें करोगे तभी तो आपको लाइफ में इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जब आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो पहले वो आपको टेस्ट करता है, आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन था, क्योंकि ये हुआ इंजरी की वजह से, इंजरी आपके हाथ में नहीं होती है, राइट, तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट ऑफ पेशेंस था। और आई थिंक उसमें जब आप पास हो जाते हैं तो भगवान आपको फिर इस तरह से रिजल्ट दिखाता है डेफिनेटली। जी। और फिर अब ये सिचुएशन आ गई, आप ये स्ट्रेटजी लगा के आपने वो 90 डेज निकाले। तो यही है, जब भी आप सेटबैक फेस करें वो करने की कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। बिकॉज जब आप रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सोच आ रही है, एक जैसी आ रही है, बोलते हैं ना कि ये जो ज्यादा सोच है ना, रनिंग टारगेट को हिट नहीं कर सकती। जब आप एक्शन कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो उतना इंपैक्ट नहीं करेगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे 90 डेज के बाद की कहानी जानते हैं। अगस्त 2024 आपका रिटन अगेन क्लियर, राइट। सो अब फीलिंग क्या थी उस मूवमेंट का, बताएं हमें, जो मैंने इतना सा पूछा। तो देखो, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट की मेरी मिस्टेक क्या थी कि फिजिकल टेस्ट के दौरान मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की और मैं आउट हो गया। अब मुझे पता था कि
मुझे अपनी गलती से सीखना है। मुझे ये भी पता था कि रिटर्न में मेरा स्कोर इस बार भी अच्छा गया होगा जी। और आई हैव टू मेक श्योर कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट अच्छे से जाएं। आई हैव टू मेक श्योर कि इस बार मैं इंटरव्यू में बैठूं और एक बार मैं इंटरव्यू में बैठ गया तो वहां के लिए फिर मैं बाद में सोच लूंगा जी। सो आई वाज श्योर कि मुझे अपनी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पे ध्यान देना है। सो आई वाज लिविंग इन चंडीगढ़ जी। आई वाज स्टेइंग इन सेक्टर 37 जी। 2 सेक्टर क्रॉस करके पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाता है सेक्टर 14 में जी। सो वो मेरे घर से काफी पास थी। सो मेरा रूटीन यही था कि भाई सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छा, प्रैक्टिस करनी है, वेट रिड्यूस करना है क्योंकि ऑफिस तो डेस्क जॉब है 9 to 5 और उसके बाद आपको पता है 3 महीने तक वो 4 घंटे लाइब्रेरी के तो वेट ऑटोमेटिकली गेन हो चुका था, वेट भी रिड्यूस करना है जी एंड और एफिशिएंट भी बनना है। सो सुबह पीयू जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रैक्टिस करता था, वापस आता था, रेडी होता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से वापस आता था, फिर शाम को लाइब्रेरी जाता था। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो कर नहीं सकते। तो यही रूटीन रहती थी उन 3 महीनों के अंदर। और फिर हुआ क्या, वही जो होना था। नवंबर में हमारे पीईटी और पीएसटी साथ में आए, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता बट नवंबर 2024 की बात है। और आई ट्रेवल टू सेम प्लेस जहाँ पे मैं पिछले बार रिजेक्ट हुआ था, सेम वो ग्रेटर नोएडा का एसएसजी नोएडा करके वहाँ पे सीएसएफ का है कैंप, वहाँ पे हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं। बट दिस टाइम बिकॉज सारा प्रोसीजर पता था, दिस वाज आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करी थी एंड वही हुआ। जिस लॉन्ग जंप में मैं 3 बार क्लियर नहीं करवाया था लास्ट टाइम, दिस टाइम पहले अटेम्प्ट में वो क्लियर था। अच्छा। और जिस मोमेंट में मैंने वो लॉन्ग जंप क्लियर किया, आई न्यू आई एम गोइंग टू सिट इन द धौलपुर हाउस फॉर माय यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू। अच्छा। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत हैप्पी था क्योंकि जहां से आप रिजेक्ट होते हैं ना, जहां पे आप रोए होते हो, जब वहां पे खड़े होकर के हंसने का मौका मिलता है तो फीलिंग अमेजिंग होती है। बिल्कुल। तो नवंबर में वो मोमेंट मैंने जिया। उसके बाद हमारे मेडिकल्स हुए, जब मेडिकल्स क्लियर हुए, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आया कि यू आर फिजिकली एंड मेडिकली फिट, फिर हमने अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को प्लीज ये बताएं, जब आपका रिटर्न क्लियर हुआ सेकंड टाइम, उस वक्त फैमिली से बात हुई होगी कि मम्मी पापा हो गया मेरा क्लियर, उस वक्त उनका क्या कहना था? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाए ना, वो चाहते हैं कि बच्चे को हम ज्यादा ना भी बोले, लेकिन थोड़ा सा एज ए ह्यूमन आदमी कुछ ना कुछ बोलता है कि बच्चे मेहनत करना, बिकॉज सोसाइटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो पेरेंट्स को फेस करना होता है, वो हमें नहीं पता चलता है। विद टाइम हमें पता चलता है, जब हम बाहर शहर में रहते हैं, हमें खाने का भी देखना है, हमें ट्रैवल का भी देखना है। तो उस वक्त क्या मूवमेंट्स थे, वो क्या वर्डिंग थी फैमिली के? क्योंकि अब उनको ये पता था कि कुछ चीज बहुत बड़ी थी जिससे ये रिजेक्ट हुआ है। तो दूसरी बात बस मैंने जनरली कॉल करके यही बोला था कि इस बार वो चीज हो गई है और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि चीजें ज्यादा अच्छे से हो और डेफिनेटली इस बार मैं आपको रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। तो अगेन वही चीज, ज्यादा लोगों को ऐसे कोई सपने थे कि आप बोलते रहते थे कि पापा मैं जब ये कर लूंगा, ये करेंगे, वो करेंगे? ये डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल होते हाँ, हैं। कुछ बोला था हाँ, मैं मैनिफेस्ट कराता रहता था पेरेंट्स को भी, क्योंकि खुद भी मैनिफेस्ट करता था कि ऐसी चीजें होंगी रिजल्ट के बाद। मम्मी को भी अच्छा फील करवाने के लिए, मम्मी जब ऐसा हो जाएगा ना तो इस तरह से लाइफस्टाइल होगा, आपके लिए ये चीजें करेंगे, वो करेंगे, ताकि उनको थोड़ा हैप्पी फील हो। और मुझे पता था कि ये चीज करके रहूंगा एक ना एक दिन जी। तो थोड़ा तो मम्मी को देता रहता था मैनिफेस्टेशन और फिर पापा को भी। बट अगेंस्ट गॉड ने मेरे को ये टीच कराया था कि जब तक फाइनली कोई चीज कंप्लीट ना हो जाए, शुरू में हवा में महल नहीं बनाए जाते। तो दूसरी बात में वैसे थोड़ा कॉशियस था कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, ना पेरेंट्स को ना किसी और को। तो बस वही था, ज्यादा नहीं एक्सप्रेस करता। ठीक, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपको पता चल गया भाई अब तो इंटरव्यू में मैंने बैठना है। तो फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे सोचा, कैसे प्लान आउट किया और कैसे किया उसको? नासिर, मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, सीएपीएफ में जो इंटरव्यू की वेटेज है वो ज्यादा है, क्योंकि टोटल ये एग्जामिनेशन रहता है 600 मार्क्स का। अच्छा। और अकेला इंटरव्यू ही 25% वेटेज रखता है, 150 मार्क्स का। अच्छा। इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंटरव्यू इज द गेम चेंजर। कोई एक कैंडिडेट अगर कट ऑफ क्लियर करके आ रहा है और इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है तो वो भी रैंक ले जाएगा। बट रिटन एग्जामिनेशन में इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट इंटरव्यू में क्या होता है उसके 70 मार्क्स आते हैं या 60 आते हैं तो वो बाहर हो जाएगा लिस्ट की। तो इंटरव्यू इज द गेम चेंजर। और मेरे केस में क्या है कि कोई है नहीं जो मेरे को बता सके। बट अगेन यहाँ पे वो कैरेक्टर आता है जो 2023 में मेरे साथ गया था उधमपुर। अच्छा, जिनकी सिलेक्शन हुई थी, हो चुकी थी जिनकी सिलेक्शन। तो उन भैया से मैं मिलने के लिए स्पेशली उधमपुर आया, मैं उनसे मिला, उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया क्योंकि उस टाइम पे उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी। ये बात है जनवरी-फरवरी की 2025 की। सो उन्होंने मेरे को एक रोड मैप दिया कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि वही सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लिया। देन मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी पूछा
ठीक है, जिन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप किन किन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपने बेसिस पे चीजें शुरू करी। जैसे मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मैं वहां से ब्रेक लेके कहीं और जा नहीं सकता था, और किसी कोचिंग में मैंने एनरोल कर नहीं रखा था, तो अपने भी हाथ पे कैसे तैयारी शुरू करी कि मैंने वही न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे मैं करता था वैसे करता गया। जो यूट्यूब पे मॉक अवेलेबल होते हैं, जो कि मैं क्लास 11 से ही देखता था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, वो मॉक देखे कि कैसे आंसर करना है। और तीसरा फिर मैंने अपने डैफ पे काम करना शुरू करा। डैफ मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बेसिस पे इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है। अच्छा। तो ये मेरे लेवल था, बट फिर मेरे को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट इनफ। तो मैंने एक ग्रुप बनाने की सोची जहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन कर सके, बट इवेंचुअली मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई था नहीं। एक फ्रेंड था जो दिल्ली में रहता था, सो हम बस वीडियो कॉल पे बात करते थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। वो भी सिलेक्टेड थे, मैं भी सिलेक्टेड था। वो भी लास्ट टाइम रिजेक्ट हो चुके थे, मैं भी लास्ट टाइम रिजेक्ट हो चुका था। हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से दोबारा से ट्राई करके यहाँ तक पहुंचे थे। सो फिर वो तैयारी शुरू हुई। जब अपना ऑफिस का काम खत्म होता था शाम को आके पढ़ते थे, डिस्कस करते थे ऑन द वीडियो कॉल। फिर लगा कि नहीं यार, जब तक मॉक इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने एनरोल करा 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे ऑनलाइन भी मॉक हुए। और फिर मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन का उतना एक्सपोजर नहीं है जितना कि रियल लाइफ इंटरव्यू में आपको ऑफलाइन में जाके सीखोगे आप। फिर क्या होता था कि मई 13 को इंटरव्यू है, अप्रैल में हर वीकेंड, क्योंकि वीकेंड ऑफ है उस दिन, कोई छुट्टी ऑफिस नहीं है, तो हर वीकेंड में सैटरडे को मैं चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करता था। अच्छा, दिल्ली में टाइम किया ये तकरीबन पूरे महीने मान लीजिए आप, 3 बार मैंने ट्रैवल करा है, और चौथे वीक में मेरा खुद का एक्चुअल इंटरव्यू था। तो हर वीकेंड सैटरडे को चंडीगढ़ से ट्रेन लेकर के दिल्ली जाना है, सैटरडे के इवनिंग में वहां पे मॉक इंटरव्यू होगा ऑफलाइन में, फिर रात को वापस आना है, और संडे को सुबह 4-5 बजे के आसपास मैं चंडीगढ़ पहुंचता था। जो मॉक इंटरव्यू होता था उसमें जो गलतियां होती थी उन पे पूरे हफ्ते काम करना, अगले सैटरडे को फिर दिल्ली जाना, मॉक इंटरव्यू होगा, ऐसे करते 3 हफ्ते हो गए। और चौथे हफ्ते जो है वो मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था 13 मई 2025 को। और वो जो मॉक इंटरव्यूज मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दिए थे, उसका इम्पैक्ट इतना था कि सीएपीएफ में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर होता है 125, आई गॉट 119 आउट ऑफ 150, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन सीएपीएफ इंटरव्यू। तो वो सब 25 में से आपके जो है 120 में से 150 में से 119 जो इंटरव्यू का स्कोर था वो था। और क्योंकि इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर था, इसलिए रैंक जो है वो 2 डिजिट्स में आई, ऑल इंडिया रैंक 60। तो ये इंटरव्यू की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि रैंक 60 आएगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इंटरव्यू हुआ था मेरा कंप्लीट, मैं यूपीएससी धौलपुर हाउस के बाहर आया, आई वॉज श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया है, रिटर्न अच्छा गया, तो आप सिलेक्ट तो होंगे। बट ऑल इंडिया रैंक 60, दैट वाज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एट ऑल। तो खुशी तो थी उस वक्त, एक्सट्रीमली हैप्पी, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये हो गया, आपने डिफरेंट जगह काउंसलिंग भी ली, इसमें गाइडेंस हम कह सकते हैं। उसके बाद जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू हुआ 13 मई 2025, राइट, क्या एक्सपीरियंस था? इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट जो किसी भी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नॉट स्पेसिफिकली सीएपीएफ बट फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो, ये मोमेंट है, ये उसके लिए एक माइलस्टोन है कि वो एग्जाम में सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट काइंड, इंटरव्यू तक रीच आउट करना, दैट्स अ डिफरेंट माइलस्टोन। और आप उस दिन रियलाइज कर रहे थे, उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर के आप देख रहे थे कि यार ठीक है, यहाँ तक आना था, हम आ गए। और खड़े होकर आप बस यही बोलते हो कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। जब मैं अंदर जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो जब हम एंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। अंदर जाके बैठते हैं, फिर धौलपुर हाउस वो सर्कुलर हाउस है, उसके अंदर आप जाते हैं, 7-8 टेबल लगे होते हैं राउंड। अच्छा। 7-8 टेबल पे 7-8 कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। एक टेबल यानी एक बोर्ड के बाद सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू करी जाएंगे। हमारे टेबल पे 7 लोग थे, उन सबका इंटरव्यू होना था। आई थिंक मेरी टर्न 4th या 5th थी। तो एक एक करके ऐसे कैंडिडेट जा रहे हैं, तो लग रहा है कि बस अब मेरी टर्न है, मेरी टर्न है, मेरी टर्न है। एंड मेरा इंटरव्यू था 12 बजे के आसपास शायद रहा होगा। अच्छा। तो वो जो इंटरव्यू था वो तकरीबन 25 मिनट तक चलता है सीएपीएफ का, और मेरा थोड़ा लंबा गया था, 30 मिनट के आसपास गया था। अच्छा। सो जब आप एंटर करते हो अंदर, तो अंदर जाते ही आपके सामने एक टेबल है, उस पर 5 इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं, एक उनमें से चेयरपर्सन है। सो जाते ही आप परमिशन लेके एंटर करते बैठते हैं, देन आपका क्वेश्चनिंग का राउंड चालू होता है। अच्छा। मेरे केस में जब क्वेश्चनिंग शुरू हुई, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट द चेयरमैन आस्क्ड मी वाज कि अजय आप जम्मू कश्मीर से? मैंने कहा यस सर। आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं? ये बाय द वे ये इंटरेक्शन जो है इंग्लिश में हो रही थी,
ओके अच्छा। क्योंकि व्यूअर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इसलिए मैं थोड़ा वैसे बताऊंगा। जी। तो उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ में रहते हैं? मैंने कहा यस सर। बोलते लास्ट टाइम आप जम्मू कश्मीर कब गए थे? मैंने कहा सर इट वाज ड्यूरिंग लोहड़ी फेस्टिवल। अच्छा। पिछले 4 महीने से मैं बिकॉज जॉब है एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जा नहीं पाया, बट आई विल गो आफ्टर माई इंटरव्यू डन। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर 13 मई की डेट जी। आपको अगर पता हो तो 7 मई को अंडर द कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर, राइट, जो कि इंडिया ने शुरू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सब चल रहा था। जी। एंड आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। जी। सो 6-7 मिनट तक चेयरमैन की मेरे साथ इंटरेक्शन बस इसी टॉपिक पे हो रही थी। अच्छा। तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, सभी मेंबर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और बस आपको पता ही नहीं चलता है कि आधा घंटा कब बीत गया, जी, क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हो और क्योंकि आधे सारी घंटे मेहनत हम उस मोमेंट के लिए कर रहे होते हैं या और डेफिनेटली वही रास्ता है। या डेफिनेटली तो आपको पता ही नहीं चला वो आधा घंटा कब खत्म हो गया। एंड सून दे सेड ओके अजय, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। एक ही से बात हुई? नहीं, बहुत सारी हुई। हर एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछे। देयर वाज वन साइकोलॉजिस्ट आल्सो, वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बाकी सब ने क्वेश्चंस पूछे। बॉडी लैंग्वेज देखते या होंगे, डेफिनेटली हाउ उसे यू आर आपको ऑब्जर्व एक्सप्रेसिंग। करेंगे। जब तक मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे देख रहे हैं, जब मैं उनसे आई कांटेक्ट बना रहा हूँ तो अपना आई कांटेक्ट नीचे कर रहे हैं, जब मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ वो मुझे देख रहे हैं। सो शी वाज नोटिसिंग एवरीथिंग। सो जब इंटरेक्शन आपकी खत्म हुई उसके बाद बस बाहर आ गए और आई वाज लाइक यार बस हो गया। हाँ। इसी के लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा, मैक्सिमम वहां पे देखो फैक्चुअल चीजें तो वो पूछते ही हैं, एग्जाम में भी पूछ लिया दैट यू आर क्वालिफाइड भाई, आओ आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं। मैं चाहूंगा कोई 2 सवाल ऐसे आप बताओ जो उनने आपको पूछे और आपको लगा यार ये यूनिक भी है, लेकिन आप इतने सेल्फ प्रिपेयर्ड थे कि आपने उनका अच्छे से जवाब दिया, आपको लगता है? ओके सो जब हम तैयारी कर रहे थे ना इस इंटरव्यू की, जी। तो हमारे सीनियर्स ने हमें बोला था कि बिकॉज यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, सो ये आपके लिए आपके फेवर में काम भी कर सकता है और आपके अगेंस्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में फेस कर रहे हैं। अगर वहां से क्वेश्चन आया तो आप उसको लो हैंगिंग फ्रूट, आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, आपके अच्छे स्कोर बनेंगे। जी। और मान लो वहीं से क्वेश्चन आया जम्मू कश्मीर से, आप आंसर नहीं कर पाए तो आपके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ होती है इंटरव्यू में कि हमें कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, या कुछ मान लो कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे एज अ कमांडिंग ऑफिसर। तो 2 चीज़ें मैं वहाँ से शेयर करूँगा। पहली तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो एक सर ने मुझे पूछी थी। ही आस्क्ड मी कि सपोज यू आर अ कंपनी कमांडर, ओके, यू आर लीडिंग योर कंपनी, इट इज अ राइट काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट्स हो रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक है जिनकी कुछ डिमांड्स हैं जो जेन्युइन है, आपको लगती हैं जेन्युइन डिमांड्स हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उससे पब्लिक ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप क्या लाठीचार्ज करोगे, क्या फायरिंग करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? सो आई आस्क्ड देम सर कैन आई टेक सम मोमेंट टू रिकॉल? उन्होंने कहा हाँ श्योर। I took a pause for 5 seconds and then I replied, sir, as a company commander, as an assistant commander, it's not my responsibility to decide whether the demands are genuine or not. Judiciary is there, government is there, जो डिसाइड करेगी जेन्युइन है कि नहीं। मेरी एज ऑफिसर की वहाँ पे ड्यूटी है ताकि मैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकूँ, जी, वहाँ पे वायलेंस ना हो। तो उसको इंश्योर करने के लिए मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि लाठीचार्ज ना करना पड़े, ठीक है, टीयर गैस से वो जो है डिस्पर्स हो जाए, जो भी वहाँ पे मॉब इकट्ठा हुआ है। नहीं होता तो इन दैट केस आई विल यूज दिस काइंड ऑफ ऑप्शन, लाठीचार्ज वगैरह। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि पब्लिक को बचाना भी है और उनको डिस्पर्स भी करना है, सो दैट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। अच्छा। इस तरह से अभी मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं आंसर कर पाया हूँ, आई नो, बट इस तरह का एक क्वेश्चन था। अच्छा। और होता क्या है, अगर आप एक एसआरटी को अच्छे से आंसर नहीं कर पाते तो फिर वो दूसरी पूछते हैं, फिर वो तीसरी पूछते हैं। बट मेरे केस में क्या था कि एक एसआरटी का आंसर लेने के बाद ही उन्होंने कहा ओके जी, दोबारा उन्होंने पूछी, मे बी दे वर सेटिस्फाइड विद माय आंसर, राइट। अच्छा। तो ये था एसआरटी। और उसके बाद उन्होंने बाकी कुछ क्वेश्चंस और थे, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग मेरा था, डैफ के रिगार्डिंग था, और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने मेरे को पूछा था कि यू हैव केप्ट आईटीबीपी एज योर फर्स्ट चॉइस, अच्छा, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल they give preference to CISF as their first preference. I kept CISF as third, ITBP at first, CRPF as second. So why you are doing that? So I was very sure कि भाई मेरे को क्या आंसर देना है जी। वो आंसर जेन्युइन था और उनको लगा भी जेन्युइन। तो मैंने कहा सर आई बिलोंग टू माउंटेनियस एरियाज, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, पहाड़ी लड़का हूँ, पहाड़ों में हमेशा से रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरी लाइफ वो जो मेरी मैं सर्विस करता हूँ वो भी ऐसे एरिया में हो जो फेमिलियर हो, ठीक है, जहाँ पे मैं अच्छे से सर्व कर पाऊँ। इस प्रकार मैंने इसलिए आईटीबीपी को चूज करा है। और दूसरा मैंने
जब मैं श्रीनगर विजिट करा, जब मैंने जम्मू कश्मीर देखा, तो मैंने अपने आसपास से सीआरपीएफ देखी है। सो दोनों ही फोर्सेस से मैं काफी कनेक्ट करता हूँ एंड इनके जॉब रोल्स को लेकर के मैं काफी ज्यादा मैंने रिसर्च करा है, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस दी है। तो ओके ठीक है। अच्छा, तो उनको वो चीज अच्छी भी लगी कि ठीक है ये माउंटेन से बिलोंग करता है, इसलिए एक माउंटेनरिंग फोर्स को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर अदर फोर्सेस। जी, these were the two questions I think। बाकी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे, काफी टाइम हो गया तो आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या मेरे क्वेश्चंस और आंसर। बस ये ऐसे जो मेन थे जो आपको लगा कि थोड़े से। हाँ, क्योंकि इस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं वो कि क्यों प्रेफरेंस दे रहा है ये, बाकी 4 के जगह पे इसको प्रेफरेंस क्यों दे रहा है। और दूसरा, जब रियल लाइफ सिचुएशन में इसको डाला जाएगा कल को रॉयड कंट्रोल सिचुएशन में, तो ये रिएक्ट कैसे करेगा? क्या ये लीथल वेपन का यूज तो नहीं कर देगा गुस्से में आकर के? सो दे आर चेकिंग योर पेशेंस लेवल कि आप कैसे थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है। जी, जस्ट इतना ही। ठीक। अब जब इंटरव्यू हो गया, आप आगे घर में फोन किया कि उनने तो पूछा होगा, एक्साइटमेंट तो होती है, आपके भाई भी हैं, सिस्टर भी हैं, उनने तो पूछा होगा बता कैसा हुआ, होता है ना, एक्साइटमेंट होती है फैमिली मेंबर्स को। राइट। ये क्या लगता है आपको होगा ये वो, कोई बोलता है मुझे तो लगता है होगा, तो क्या कन्वर्सेशंस हुई? As I have told you कि जब मैं इंटरव्यू देके बाहर आया था तो मुझे ये पता था कि मेरी सिलेक्शन इस पर डेफिनेटली होगी। इंटरव्यू वेंट वेल। तो देखा मैंने फोन पे बहुत सारी मिस कॉल्स आ रखी थी, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता ना कब ये बाहर आएगा इंटरव्यू दे करके। तो फिर मैंने कॉल करा, बताया कि अच्छा गया है बट अभी किसी से कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, 1-2 महीना रुक जाओ, सबको खुद को पता चल जाएगा। बिकॉज आई वाज श्योर कि आई एम गेटिंग सिलेक्टेड। इंटरव्यू अच्छा गया था। अच्छा, तो घर वाले भी सब खुश थे कि अच्छा ठीक है, लड़का खुश है हमारा, तो वो भी खुश है। तो आपने बोला बस थोड़े टाइम रुक जाओ, थोड़े, क्योंकि रिजल्ट इसका 1 महीने के अंदर जी वो उसी पे आ रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट 1 मंथ बाद आना था, रिजल्ट आपका आया 13 जून को। और मेरे को बताओ, जब आपने पीडीएफ खोली या जैसे सर्च करते हैं तो कैसे आपने सर्च किया, तो और जब आपने नाम अपना देखा तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट फीलिंग आप शेयर करें। ओके, सो जैसा मैंने बताया, आयरॉनिकली उस दिन रिजल्ट वाले दिन हमको नहीं पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है 13 जून 2025 को। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने, मैं चंडीगढ़ से जम्मू आ रखा था जी। आई वॉज इन द हॉस्पिटल अलॉन्ग विद माई मदर एंड फादर। मम्मा की थोड़ी सी सर्जरी थी कान की, वो स्केड्यूल हो रखी थी 13 तारीख की। 2 बजे उनका ओटी से वो बाहर आते हैं जी। वो बेड पे हैं, एनेस्थीसिया का असर उन पे है, वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ज्यादा बोल नहीं सकते उस टाइम पे। पापा वहीं पे थे। शाम के कुछ 5:30 के आसपास बजे होंगे एंड मेरे फोन की सारी नोटिफिकेशन बंद रहती हैं स्टडी पर्पस की वजह से। सो मैंने रैंडमली अपना फोन ओपन करा, टेलीग्राम ओपन करा, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स के जी। वहाँ पे एक पीडीएफ रखी थी एंड पहले तो मुझे लगा कि यार शाम हो गई है, शुक्रवार का दिन है, पीडीएफ हो सकता है फेक पीडीएफ हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले क्या था, एक फेक पीडीएफ घूम रही थी। अब फेक पीडीएफ में क्या होता है, आपको आपका नाम ही नहीं मिलेगा और आप टेंस हो जाओगे, यार मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो मैं सोचा फेक पीडीएफ होगी, बट उस पीडीएफ के साथ यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी था। मैंने लिंक पे क्लिक किया फोन में और लिंक ओपन नहीं हुआ। अच्छा, अमूमन क्या होता है, वेबसाइट ओपन हो जाती है बट जब रिजल्ट आता है, क्योंकि सभी चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही सर्वर बिजी होता है वेबसाइट नहीं ओपन होती। अच्छा, अब ये एक इंडिकेशन था कि ये जो पीडीएफ है ना ये रियल है। अच्छा, वो आपको पता है, ट्रैफिक है, बीट आपको फास्ट हो चुकी है, राइट? आप वो खड़े नहीं रह सकते, आपको चाहिए कुछ सपोर्ट, कहीं बैठना है आपको, क्योंकि इस मोमेंट के लिए आपने क्या किया है, पूरे साल मेहनत की है। अब इस मोमेंट पे पता चलेगा कि आपकी पूरे साल की मेहनत बेकार होगी या सफल होगी। जी, मैंने मम्मी पापा को वहीं पे कहा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया। पापा बोलते किसका रिजल्ट आ गया? मैं बताता हूँ आपको। मैं दूसरे रूम में गया जहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था, मैं बेड पे बैठा, मैंने फोन कांपते हाथों से उठाया एंड मैंने पीडीएफ को ओपन किया। अब पीडीएफ में मैं सर्च भी कर सकता हूँ अजय कुमार या रमेश कुमार, कुछ रोल नंबर सर्च कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा रोल नंबर क्या था, 3403353, बोलता नहीं इंसान, बट वो नहीं करना है सर्च ना, वो मोमेंट है। तो अब मुझे पता है कि मैं सिलेक्ट हूँ, मुझे पता है अगर मैं सिलेक्ट हूँ तो कहीं नीचे मेरा रैंक आया होगा। तो 515 कैंडिडेट्स में से 450 बच्चों का उस दिन रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया था। सो मैं पीडीएफ को जल्दी से स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम में चला गया। ऊपर से नहीं देखा, ऊपर से देखा ही नहीं, बिल्कुल बॉटम में। मुझे पता है कि नीचे होगा कहीं नाम, मैं तो सिलेक्ट हूँ बट होगा कहीं नीचे। अब मैं 350 से स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, 300, 200, 100 ऐसे करके, और जैसे जैसे वो नंबर जा रहे हैं ना ऊपर और मेरे को मेरा नाम नहीं मिल रहा, तो हार्ट बीट और फास्ट हो रही है। तो पहले अजय मिलता है तो कुमार नहीं मिलता, अजय कुमार मिलता है तो पेरेंटेज शेयर नहीं होती, जब पेरेंटेज बाय चांस सेम हो गई तो रोल नंबर मैच नहीं करता। तो ऐसे करते जब मैं 100 तक पहुंच गया ना,
तो मुझे ऐसा लगा एक मोमेंट के लिए कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ इस बार। अच्छा 100 तक 300 200 100 तक पहुंच गया हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने फोन ना रख दिया साइड पे और मैं ऐसे बैठ गया शांत होकर कि यार 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। फिर सोचा यार चलो ठीक है 100 बचे हैं टॉप, इनको भी देख ही लेते हैं, नहीं यार नाम तो आना नहीं है लिस्ट पे। लेकिन जब मैं 100 से नीचे आता हूँ 60 पे आके रुकता हूँ, मुझे अजय भी मिलता है, कुमार भी मिलता है, रमेश कुमार भी मिलता है और रोल नंबर भी मैच करता है। आई वाज लाइक वाओ ये क्या हो गया। आई आस्क्ड फॉर ओनली वन सिलेक्शन और भगवान ने मेरे को ऑल इंडिया रैंक 60 दिला दी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। सो उस मोमेंट पे आई वाज जस्ट ऐसे कि थोड़ा डांस किया, थोड़ा उछले या क्या किया? नॉट एट ऑल। उस हॉस्पिटल में मेरा मन था कि मैं चीखूं, मैं जोर से चीखूं कि यार बस हो गया, इस मोमेंट को जीऊं। बट आप हॉस्पिटल में हो तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने फोन साइड पे रखा एंड वाज लाइक कि मैं बड़ा उस टाइम पे इमोशनल हो गया था। टीयर्स वर रोलिंग डाउन माय आईज एंड तब तक हमारे फादर साहब जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो बाहर से आते हैं मम्मी के पास से एंड वो देखते हैं कि बेटा रो रहा है तो मे बी सॉरी, तो वो देखते हैं कि बेटा जो रो रहा है तो उनको लगा कि शायद इस बार भी ये रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने आके हग किया और बोला कि कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लेना, हो जाएगा। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि पापा ऐसी बात है कि आप ना एक गेजेटेड ऑफिसर के पिता बन गए। तो पापा ने भी फिर हग किया और वो भी इमोशनल हो गए। फिर हम लोग बाहर गए, फिर हमने बाहर जाके मम्मा को बताया, पर मम्मा को सुनाई तो दिया कि बेटे की सिलेक्शन हो गई है, बट एग्जैक्टली उनको वो तो है नहीं, होश में नहीं है। तो दीदी जीजू भी तभी हॉस्पिटल से गए थे, उनको कॉल किया, फिर उनको बताया। और मेरे को ये था कि चल अब फाइनल सेलेक्ट हो गई है, सिलेक्शन हो गई, अब भी किसी को नहीं बताना, ये 6:30 बजे की बात है। और बस दीदी जीजू मम्मी पापा इन्हीं को पता है, 1-2 भैया उनको पता है। एंड आई पुट माई स्टेटस ऑन व्हाट्सएप ऑन 9:30 PM 3-4 घंटे बाद ऑफिशियली कि यहाँ ये बॉय गॉड्स ग्रेस कि मेरी यहाँ सिलेक्शन हो चुकी है विद ऑल इंडिया रैंक 60। अब ये मोमेंट मेरे लिए स्पेशल क्यों? एक तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, वरना मैं चंडीगढ़ में होता कैसे एक्सप्रेस करता। साथ में उनके सामने का मोमेंट है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, जब मैं एक खुशी बांट सकता हूँ, तो वो मोमेंट बड़ा इमोशनल था, राइट। तो ये चीजें काफी स्पेशल होती हैं। हर जो प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो इस दिन को इमेजिन करता है कि जिसमें मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा। जी बिल्कुल, तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। बिल्कुल एक प्राउड मोमेंट था हमारे उधमपुर के लिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए, बिकॉज ये एक इंस्पिरेशन बनेगी आने वाले जनरेशंस के लिए कि भाई इधर से भी एक अजय कुमार निकला है तो आप भी निकलोगे। तो एक वो रास्ता जो है वो आपने बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ मैं आगे पूछना आपसे चाहूंगा, अजय भाई, बॉयज के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनके जब फादर साहब बोलते हैं ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मेरा सवाल अगला इसी के रिगार्डिंग है कि अजय भाई कितनी ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने फादर साहब की आंखों में खुशी देखते हैं कि यार ही इज प्राउड ऑफ यू, क्या फीलिंग होती है और उस वक्त क्या महसूस किया आपने? देखो आपको पता होता है कि देयर इज वन पर्सन आपकी लाइफ, देखो 90% ऑफ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो ये बोल सके कि यार तू कर, मैं पीछे खड़ा हूँ, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। बट जिनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है ना, तो उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि माय फादर इज देयर, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा। तो मैं ये हमेशा ये सोचता कि यार ठीक है, उनको कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आई हैव टू पे खरा उतरना है। और इवेंचुअली जब वो दिन दिखाया उनको, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हो कि कैसे दिन पेरेंट्स को दिखाना है, वो दिखाया। सो फिर मैं ऑब्जर्व करता था पापा को कॉल आती थी अननोन नंबर से, पापा कॉल उठाते थे, फिर पापा हंसते हुए बात करते थे। नेचुरली कोई पर्सन होगा जिनको कांग्रेचुलेट कर रहा होगा, मेरा फोन नंबर तो बहुतों के पास नहीं है, उनका ही है। पापा उठाते थे, कॉल पे बात करते थे, मुस्कुराते थे, कॉल कर देते थे, थोड़ी देर फिर से एक कॉल आती थी। तो मैं बस साइड में बैठ के ना हंस रहा था और देख रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे पता है कि क्या चल रहा है, मुझे पता है कि जब सिलेक्शन होगी तो कैसी चीजें बदलेंगी, कैसे लोग कांटेक्ट करेंगे। तो मोमेंट बड़ा स्पेशल था। तो मतलब बॉयज का ये ड्रीम होता है, टॉप ऑफ द बेस्ट लेवल मूवमेंट होता है बॉयज की लाइफ में। एंड आई नो बॉयज इससे एग्री करेंगे सारे। बिल्कुल। तो मतलब तो खुशी होंगी, सबकी ब्लेसिंग आपके साथ थी। वो खुश तो थे उस वक्त, वो मूवमेंट एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता शब्दों से, लेकिन हम कोशिश करें, एक्सप्रेस करें कि आप इस मूवमेंट के लिए मेहनत करें। अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपका दिन जरूर आएगा। तो इसी के साथ अजय भाई मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जब आपका रिजल्ट निकला, उससे पहले ना अगले साल का जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है। तो रिजल्ट तो आया नहीं था, तो क्या आपने उस वक्त फॉर्म भरा था
तो अगर भरा था इट मींस आप प्लान कर रहे थे, आप बैकअप के लिए फुली रेडी थे। क्या आपने उस वक्त फॉर्म भरा था? यस, मैंने भरा था। हाँ, अभी एक और इसके साथ एडिशन करना चाहूंगा। तो अच्छा, फॉर्म आपने भरा था कि मैं फुल प्रिपरेशन में हूँ, और वही है कि उस साल अगर नहीं होता, एक माइंड में आपने एक थॉट तो आया होगा, अगर नहीं होगा तो आपका प्लान बी क्या था? देखो, फॉर्म तो मैंने फिल करा था, बट मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था बिकॉज माई कंप्लीट फोकस वाज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू मई में हुआ, तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे इंटरव्यू देने के बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। इनकेस नहीं होता मैं फिर से एग्जाम दूंगा। जून जुलाई 2 महीने होंगे मेरे पास। आई विल अगेन गिव माई बेस्ट अलॉन्ग विद द जॉब, और मैं फिर से क्रैक करूंगा। ये मेंटालिटी थी कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से क्रैक करूंगा। बट ठीक है, अब टाइम आ चुका था कि मैं प्लान बी को भी रखूं, बिकॉज एक ऑफिसर का ये गुण होता है कि वो हमेशा अपना प्लान बी रेडी रखता है। सो मैंने फुल प्रूफ अपना प्लान रेडी करके रखा था। मुझे CAPF में ही जाना है, मुझे यूनिफॉर्म जॉब भी करनी है, सो व्हाई नॉट plan B as a sub inspector instead of assistant commandant. So this time in 2024, along with 9 to 5 job, along with preparing for the CAPF AC, I also have given other exams. I tried for the post of ACIO in Intelligence Bureau. मैंने pre-clear किया, mains लिखा. I also tried for the sub inspector position in Central Armed Police Forces, pre-clear किया, physical clear किया, mains लिखा. So मेरा ये ready था कि अगर असिस्टेंट कमांडेंट में इस बार नहीं हुआ, आई विल ज्वाइन द CAPF एज अ सब इंस्पेक्टर, जिसका एग्जाम क्लियर्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, एंड SI में ज्वाइन करने के बाद अगेन मैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम दूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं पक्का क्लियर करूंगा। सो प्रूफ वाज रेडी, और हुआ भी यही। असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर का भी मेडिकल आ जाता है, जो कि लास्ट स्टेज होती है, बट इवेंचुअली उनके असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो चुकी है, सो सब इंस्पेक्टर के लिए मेडिकल्स को मैंने स्किप कर दिया। अदरवाइज मैं आज एज अपने एकेडमी में सब इंस्पेक्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता। तो प्लान वाज रेडी, प्लान बी वाज रेडी। तो मैं इसी में एक एडिशन करना चाहूंगा, जब आप प्लान ए पे इतनी मेहनत करते हैं ना, अपना बेस्ट देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप उसमें कहीं फेल भी हो जाए तो आपके पास ऑलरेडी प्लान बी बन जाता है। एक स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग होना जरूरी है, जैसे ये सोच रहे थे। और इसी के साथ मेरा अजय भाई ना अगला सवाल है, पर्सनल सवाल है थोड़ा सा, कि आपने कोचिंग नहीं की, भाई ने विदाउट कोचिंग जो है ये एग्जाम को क्लियर किया है। आपने कोचिंग बाय चॉइस नहीं की या बाय फैमिली प्रॉब्लम्स थी? मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन करा कि स्कूल और कॉलेज मैंने कभी कोचिंग नहीं की। मेरा माइंड से स्टार्टिंग से ऐसा था कि कुछ भी करना है तो अपने बलबूते पे करना है, सेल्फ स्टडी से करना है जी, राइट। और क्योंकि मैं ऐसे हम्बल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे 5,000 का कोर्स परचेज करना भी इज अ बिग थिंग फॉर मी। जी जी, इसलिए मैं फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स थे डेफिनेटली जी। दोनों ही फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो खुद की जिद थी कि नहीं खुद के दम पे करेंगे, और दूसरा ये भी था कि पेरेंट्स के पैसे अगर पढ़ाई के लिए लगाने हैं तो लगा चुके हैं, अब जो करेंगे खुद से करेंगे। तो दोनों फैक्टर थे, मैं इसमें एग्री करता हूँ जी। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने आप में आपको शर्माना नहीं है, कोई चीज नहीं है, मेहनत करो ले लो, इतना सिंपल है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग नहीं ना होते हैं पैसे, वो ना कभी ट्राई नहीं करते हैं अजय भाई, वो ट्राई ही नहीं करते, बोलते बड़ा टफ है, कैसे होगा क्या। देखो कोचिंग इज ऑल्सो गुड, आपको जो चीज सेल्फ स्टडी में 6 महीने लगेंगे वो आपको 3-4 महीने में करा सकते हैं, आपका टाइम सेव हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत से ऐसी होते हैं यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट खुद ट्राई तो करें। अगर आप ट्राई करेंगे देयर इज 1% चांस कि आप क्लियर करोगे, लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे देयर इज 0% चांस है कि आप वो क्रैक कर पाओगे। सो ट्राई करना मस्ट है। लेकिन आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन ऐसी हुई है कि कोर्स आपको अफोर्डेबल रेट्स पे मिल रहे हैं, तो वो जाके कहीं पे भी मिल रहे हैं वो ले और उसको पढ़े। और आई नो इस एपिसोड के बाद आपका अब ठंड भी है, लेकिन बॉयल जो है, ब्लड जो है वो आपका थोड़ा सा बॉयल होगा। मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों का इतना ज्यादा होगा कि वो इतनी मेहनत करेंगे और इस चीज को अचीव करेंगे। सो अजय भाई, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपको भी ये बहुत से डीएम आते होंगे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा कैसे बन सकते हैं हम? ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है नासिर, क्योंकि पहले तो CAPF के बारे में मोस्ट ऑफ दी पीपल को पता नहीं होता कि चीज़ क्या है। मोस्टली पीपल नो अबाउट द स्टेट पुलिस, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। देन दे नो अबाउट द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बहुत कम लोग हैं जो CAPF के बारे में जानते हैं। तो CAPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इसके अंदर आप 3 तरीके से जो है वो जा सकते हैं। 3 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री है एज अ कांस्टेबल,
जो कि आप क्लास 10th अगर आपने मेट्रिकुलेशन कर रखी है, आपकी एज 18 प्लस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नासिर, कल ही रिजल्ट आया है SSC GD का, जिसके थ्रू आप कांस्टेबल बनते हैं। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे में देख रहा था, वो सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा जो एंट्री रहती है वो रहती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। आप SSC CPO एग्जामिनेशन के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर इन CAPF जाते हैं। अगर आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं इस एग्जाम से। एंड तीसरी जो एंट्री रहती है जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे जाते हैं एज अ गेजेटेड ग्रुप A ऑफिसर, तो ये UPSC कंडक्ट कराता है। तीनों ही एग्ज़ाम हर साल होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जब मेरा एज अ कांस्टेबल भी सिलेक्शन हो रखा है CSF में, जब मैं कॉलेज में था, देन आई हैव शेयर इन 2024 आई क्रैक्ड बोथ एज अ सब इंस्पेक्टर भी और एज अ असिस्टेंट कमांडेंट भी। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप ऑडियंस से ये भी शेयर कर दें, जो एस्पिरेंट्स भी आपको इस वीडियो को देख रहे होंगे, फिर बेस्ट टाइम कौन सा है टू प्रिपेयर फॉर CAPF AC? इफ आई टॉक अबाउट द CAPF AC ओनली, सो आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में BTech कर रहे हैं तो लास्ट ईयर, सिंपल ग्रेजुएशन BSc कर रहे हैं तो लास्ट ईयर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, आपका फाइनल डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए आपका। तो लास्ट ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट अगर अपेयर कर सकते हैं, सो आई वुड से कि आपका ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर और द थर्ड ईयर इटसेल्फ वो इनफ है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि ग्रेजुएशन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएँ, बट डेफिनेटली आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा जिसके बेसिस पे आप अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर पाएंगे। तो बेस्ट एज इज 20 साल के हो, आप इसको टारगेट करना चाहते हो कर सकते हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, 9 से 10 महीने का हार्डवर्क इज इनफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, और जो डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब पे काफी वीडियोस बनाई हैं, तो वो जाके देख सकते हैं। बट 2-3 वीडियोस ही मेरा पर्पस है कि सटीक इन्फॉर्मेशन कंसाइज फॉर्म में दी जाए। मेरे नाम से ही वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस एग्जाम के बारे में और SSC CPO के बारे में भी जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ कुछ फेलो मेट्स हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने एक फ्री इनिशिएटिव चला रखा है यूनिफॉर्म कॉलिंग CAPF करके। वहाँ पे वो सिलेक्टेड टॉपर्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं और आप उनको गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है, पेपर 1 की कैसे करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो हमने ऑब्जर्व करा अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि हमारे पास लैक ऑफ गाइडेंस है, हमने इंश्योर किया कि सिलेक्शन के बाद हम उन एस्पिरेंट्स जो कि जेन्युइन है उनके रीच में रहे। तो हमने कुछ इनिशिएटिव लिए थे ऑन दी टेलीग्राम एंड ऑन दी यूट्यूब, जिससे वो डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे जो है एग्जीक्यूट करना है। सो इंश्योर्ड कि जो चीज़ें हमने फेस करी है वो ना करें। तो मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा, इस जर्नी में आपका कोई मेंटर रहा? आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स। मैं जब किसी से मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता हूँ, बट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द CAPF AC, तो हाँ बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं। किसी ने मुझे इंटरव्यू में गाइड करा, तो किसी ने मुझे एग्जाम में गाइड करा, तो किसी ने मुझे फिजिकल टेस्ट में गाइड करा जी। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लाइफ खुद में ही आपकी सबसे बड़ी मेंटर है, जो आपको ऐसे ऐसे लेसन सिखा देगी जो शायद आप किसी बुक से ना सीख पाए। सर, इसमें एक बात याद आई कि बुक से हम क्या बोला आपने, बुक से सीख सकते हैं, हम बुक से सीख सकते हैं, बट लाइफ कुछ ऐसा सिखा देती है शायद बुक्स ना सिखा पाए आपको। हाँ, वो सबसे बड़ी मेंटर है। शायर बोलते हैं, शायरी बोलते हैं, वो याद आ रहा है, शायर बोलते हैं, सिंगल वाले को शायरी लिखता है, शेर बोलते हैं। तो शेर याद आया कि हम किसी की गलतियों से सीखे, समथिंग लाइक दैट, यही मोटिव था। तो शेर ऐसे था कि कौन सीखा है किसी की गलतियों से, कौन सीखा है किसी की गलतियों से, खुद को एक हादसा जरूरी है। डेफिनेटली। तो जो खुद से ठोकर लग के जो आदमी सीखता है ना, स्पीड बेशक बढ़ जाती है, बस वो जो मूवमेंट है ना उसको फेस करना है। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपका टारगेट अगर बड़ा है तो मैं आपको बता दूं, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको स्ट्रगल करना है। आप उस स्ट्रगल नाम सुन के ना, बॉलीवुड मूवी की नाम वो सुन के उसमें ना बुरा मत सोचो, वो पार्ट है, दैट थिंग विल मेक यू। चीजें फेस करोगे, आगे बढ़ोगे, जानोगे, चीजें समझ आएंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट, आप ही अपनी लाइफ बदल सकते हो। जिस दिन ये चीज समझ आ जाएगी, लाइफ विल चेंज। तो इसको याद रखें। आगे मैं अजय भाई आपसे ये पूछूंगा, लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, डिफरेंस बिटवीन CAPF एंड CRPF थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन अमूमन होती है लोगों को। तो देखिए, जो अर्लियर कुछ फोर्सेस थी 2011 से पहले, उन्हें हम पैरामिलिट्री बोलते थे, बिकॉज दे वर सेमी मिलिट्री इन नेचर। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको एक नई टर्म दी गई जिसको बोलते हैं CAPF,
अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। नाउ सीएपीएफ के अंदर 7 डिफरेंट फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, देन आपकी एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है, देन वी हैव सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देन वी हैव सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, असम राइफल एंड एनएसजी आल्सो। तो अब इसमें 7 फोर्सेस हैं जो कि सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें से एक फोर्स जो है वो सीआरपीएफ है जी। ओके, सो सीएपीएफ इज द अम्ब्रेला टर्म, अंडर इट देयर आर 7 डिफरेंट सीएपीएफ फोर्सेस, सो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, तो अब लास्ट के कुछ मोमेंट्स हमारे आज के मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो हमारे स्पॉन्सर इसमें मेन स्पॉन्सर हैं इस वक्त, वो है हमारे संजय फोटो स्टूडियो, वीडियोग्राफी पार्टनर जो है हमारे इसमें द नासिर टॉक शो में है, और जो पूरा जो शूट भी हो रहा है उनके अंडर गाइडेंस में हो रहा है। ये इनकी स्पेशलिटी है प्री वेडिंग की, पोस्ट वेडिंग्स की, और जितने टाइप के भी शूट आपके माइंड में आते हैं वो सारे यहाँ पे इनके थ्रू अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पे इनके काम का सारा पोर्टफोलियो होगा, जाके उसको जाके देखें, और उनका नंबर भी वहां पे होगा। और एंड आई नो आपको इनका काम जरूर पसंद आएगा, पसंद जैसे आएगा कॉल करें और अपनी बुकिंग्स बुक करें। थैंक यू अजय भाई। आगे बढ़ूंगा, आगे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से ये एग्जाम क्लियर हो सकता है? I would say hard work is one of the important factor to crack any examination, but सिर्फ hard work is not enough. There's no doubt that hard work has no shortcut. Hard work has no alternative. Hard work करना है तो करना है, बट उसके साथ साथ आपको जो है थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा आपको जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ चाहिए स्ट्रेटेजी, बिकॉज बिना स्ट्रेटेजी के आप ऐसे हो जैसे आप अंधेरे में तीर लगा रहे हो, लग गया तो लग गया वरना नहीं लगा। तो हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, डिसिप्लिन वे में आपकी स्टडी चाहिए, और एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए आपको कि आपको क्या क्रैक करना है, कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। जब ये 3-4 फैक्टर आपके क्लियर होंगे ना, और आपको फोकस्ड वे में आप स्टडी कर रहे हो, तो आई थिंक 1 साल आपका फोकस्ड वे में आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है जी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करते वक्त कहा था कि हम अजय भाई को जानेंगे कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसने इस रैंक को अचीव करने में आपकी हेल्प की, क्योंकि मैं मानता हूं यू आर व्हाट यू डू। जो आपकी हैबिट्स हैं वही आपको बनाता है। सो वो मैं आपसे कुछ हैबिट्स जानना चाहूंगा, क्या ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिसने आपको लगता है कि मेरी बड़ी हेल्प की यार इसको अचीव करने में? तो सबसे पहली चीज होती है अपनी गलतियों से सीखना जी, राइट। उसको रिपीट नहीं करना, अगर आप वही गलती कर रहे हो जो आप करते आए हो, तो रिजल्ट वही मिलेगा जो मिल रहा था। तो इन ऑर्डर टू गेट समथिंग न्यू यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, और न्यू तब होगा जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे। सेकंड, पेशेंस। गॉड आपकी पेशेंस चेक करेगा जब आपको कुछ बहुत पावरफुल उसने देना है, क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको गॉड नहीं देगा। तो पेशेंस सेकंड चीज है। आपको सेटबैक्स मिलेंगे। मैंने 20 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर किया है, बहुत वो फेलियर्स मिले हैं, बट मैं क्या था, पेशेंट था। अगली बार फिर तैयारी करूंगा, फिर करूंगा, और फिर फाइनली ऑल इंडिया रैंक 60 मिली, मेरी फेवरेट पोजीशन मिली। थर्ड थिंग मैं कहूंगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो नहीं है जो आप किसी के सामने क्या कर रहे हो, डिसिप्लिन वो है जब आप अकेले हो तब भी कर रहे हो। आप अकेले हो, अनजाने शहर में कोई नहीं आपको देख रहा, बट फिर भी आप ऑनेस्टली अपनी वर्क कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी फिटनेस को मेंटेन रख रहे हो, अकेले में भी कोई नहीं देख रहा तब भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा होता है खुद से आप फेथफुल हो कि भाई मुझे पता है मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे पता है कि पापा को जल्दी रिटायर करना है, मुझे पता है कि मुझे 25 साल से पहले ऑफिसर रैंक तक पहुंचना है, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। ये मेरी खुद से ऑनेस्टी है, किसी को बताने की बात नहीं है जी, ठीक है, कि बोल के मैं किसी को बताऊंगा, ये करूंगा, करने के बाद वो अपने आप पता चल जाएगा। जी, खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय भाई आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक और स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जो हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर हैं वो है द छोटू मोबाइल पॉइंट उधमपुर। अगर आप कोई भी फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं, आप इनकी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी फ़ोन का मॉडल का आपको प्राइस जानना है, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर आपको मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ एक्सेसरीज, ऑल टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और इसकी खास बात कि फॉलो करने पे आपको वहाँ पे गिफ्ट भी मिलता है। सो आप फॉलो कर सकते हैं, लकी फॉलोअर आप वो बन सकते हैं। और इनने एक कंटेस्ट रखा है, जैसे इनके 150 के फॉलोअर्स होंगे और आप में से एक लकी फॉलोअर को मिलेगा iPhone 17 Pro। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, छोटू मोबाइल पॉइंट को फॉलो करें और मे बी वो नेक्स्ट लकी फॉलोअर आप बन सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
अजय भाई ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। मेरी कोशिश थी कि कोई एस्पिरेंट जब देखे फ्री होके इसको देखे। अक्सर क्या होता है जब आदमी को रोक लगी होती है ना, वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहा होता है। राइट। तो मुझे लगता है अगर हमारी कन्वर्सेशन से उसको वो आंसर मिल जाएगा तो उसको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी नहीं तो आने वाले कुछ साल में वो आके हमें थैंक यू बोले कि यार आपकी जो वो बात थी ना वो मुझे काफी हिट की और मुझे हेल्प की। और मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, इफ यू वांट टू हेल्प समवन एजुकेट देम। इससे बड़ी हेल्प कोई नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन हेल्प। और इसी के साथ अजय भाई मैं थोड़े से सवाल देख लेता हूँ कि कोई मेरे से रहा है। और सबसे मेन ये रहा है, जैसे आपने बोला जब आपका रिजल्ट निकला तो आप रिटर्न का तो आपने बताया नहीं किसी को, है ना, वो बात अलग है। लेकिन जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, फादर साहब आपके कारपेंटर हैं, तो कितनी मेहनत वो करते हैं, तो उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हार्ड वर्क तो जीन्स में आई थिंक उन्हीं से आया है। बिल्कुल, उनको देखा है बचपन से, तो इसलिए मतलब हार्ड वर्क करते देखा है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, आते हैं तो क्योंकि, और तब हमें वो रियलाइज नहीं होता है तो लेकिन अब रियलाइज होता है जब हम खुद काम करते हैं, यार ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। और जब उनको जो भी अमाउंट आ रहा है तो वो हम पे स्पेंड करें, खुद कुछ ले नहीं रहे। और जब हम खरीद रहे हैं हमें लग रहा है यार हमें 40-50 हजार आ रहा है, व्हाटएवर एक्स अमाउंट आ रहा है, वो सोचते हैं पहले खुद ले, स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने आती है, आप सोचो यार पहले घर वालों का वो काम कर लेते हैं, मम्मी के लिए वो लेते हैं, बहन के लिए वो ले लेते हैं, भांजी के लिए वो ले लेते हैं, तो दैट इज रियल लव। आपको कंडीशन नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट आप स्टिल कर रहे हो। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है, ली जाती है, मेरा ऐसा मानना है। we as a man we always हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, पहले फैमिली के लिए कुछ करें और खुद को हमेशा सेकंड पे रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, कि चाहे अपनी वांट्स हो या अपनी नीड्स हो, तो फैमिली फर्स्ट है, ठीक है, उनके लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, अपना हम बाद में देखते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स के लिए पहले कर देते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं, जल्दी कुछ ऐसा करते हैं। और मतलब जॉब में जाने का यही पर्पस था कि उनके कंधों से फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा हटाया जाए, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया जाए फैमिली के लिए। और जब वो हो गया तो कोई नहीं, मैं अपने सपनों के लिए जॉब के साथ में काम कर लूंगा, बट फैमिली के लिए अब बर्डन नहीं बनना है, अब उनको सब हेल्प करनी है। बिल्कुल। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप निकलते हैं दुनिया में, फिर आप स्ट्रगल करते हैं, सीखते हैं, और ऐसा ऐसा वैसा बनते जाते हैं जैसा बनना चाहते हैं। कोशिश यही रहती है हर दिन की हम बेटर से बेटर बने। जी जी, तो यही अप्रोच रहती है। अजय भाई मेरा सवाल इसी के रिलेटेड था। फादर साहब आपके कारपेंटर हैं, काफी क्रिएटिव वर्क होता है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है इसमें, डिफरेंट एरियाज पे जाना होता है, डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, बट दे आर मैनेज फॉर अस, राइट। तो एग्जाम का तो आप लोगों से शेयर नहीं करते थे, मेरा हो गया कि मेरे को बताना नहीं, अगर क्लियर होगा तो डायरेक्ट सबको पता चल जाएगा, तो आपको वो प्रेशर नहीं आया। लेकिन जब आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उस वक्त रिलेटिव्स का क्या व्यवहार, बिहेवियर था आपके साथ एग्जैक्टली, और कैसे वो होता है बहुत सी चीजें, उनका कैसा बिहेवियर था आपके साथ उस वक्त जब जरूरत होती है। हमेशा आदमी बोल नहीं सकता है, लेकिन आदमी सोचता है काश कोई थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो वो जब नहीं था कुछ, तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त? देखो, पेरेंट्स ने तो कभी ऐसा फील होने नहीं दिया, और आई डोंट नो पापा मम्मी कैसे डील करते हैं उन सबसे। कोशिश तो हमारी यही रहती थी कि ज्यादा प्रेशराइज ना करें फाइनेंशियल तौर पे, बट हाँ कुछ रिलेटिव्स आपके ऐसे होते हैं जो काफी सपोर्टिव होते हैं, सिर्फ कहने को नहीं बल्कि एक्चुअली उनके एक्शंस दिखते हैं, राइट। सो मेरे को कुछ ऐसे मेरे कजन्स काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, राइट। जैसे प्रेपरेशन के दौरान मुझे लैपटॉप की बड़ी जरूरत थी, पापा को कहा तो लैपटॉप एज अ कॉस्टलियर थिंग, इतना इजी नहीं होता, बट मेरे कजन है, मैंने उनसे लैपटॉप बोरो करा, एंड उन्होंने मेरे से तब तक वो वापस नहीं मांगा जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। 1 साल तक वो मेरे पास रहा, उसके बाद मैंने वापस किया, भैया आपको नया चाहिए ब्रांड न्यू, तो थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है, अदरवाइज ये आप रख लो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आज भी सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, दिस काइंड ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कर सकते हैं सपोर्ट, बट दे डोंट शो अप व्हेन यू एक्चुअली नीडेड देम, they only show up when देखते हैं कि हाँ रिजल्ट आ चुके हैं जी, नाउ दे आर द राइजिंग सन, तो अब हमारा अपियर होना जरूरी है। बट ठीक है, मिक्स काइंड ऑफ पीपल होते हैं, बट जिन्होंने सपोर्ट किया आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर देम। जिन्होंने सपोर्ट नहीं करा आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने मुझे मोटिवेट किया, आप एक साइलेंट मोटिवेशन की तरह काम कर रहे थे मुझे और अच्छा करने के लिए, एंड बस ठीक है। और मैं चाहता हूँ
ये एक मूवमेंट है, उन लोगों को आप अप्रिसिएशन करें, चाहे वो जो लोग भी हैं जिनने आपकी कहीं पे भी हेल्प की है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यार, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, हमारा ब्रेन जो है ना बाइज्ड है टुवर्ड्स नेगेटिविटी, जितना मैंने पढ़ा है। तो नेगेटिविटी जो है हमें काफी देर तक याद करती है, इम्पैक्ट रहती है, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट याद नहीं रहते। आप किसी को बोल के देखो यार कितना अच्छा लग रहा है यार, तू बड़ा अच्छा इंसान है, तो याद रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मूवमेंट आप लीजिए, कोई भी आदमी आपको याद आ रहा है जिसने आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपकी हेल्प की, या आपको लगा यार अच्छा हो गया, जो भी हो गया, जो भी है ले, ताकि इससे अगर उनके फेस पे मुस्कान आती है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया मोमेंट क्या हो सकता है। नासिर, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो जिनको मैं जनरली चाहता था कि क्रेडिट्स देने चाहिए, मैं इंडिविजुअली जाके उनसे मिला, कॉल करी, मैसेजेस करे, मैंने उनको बताया कि सर आपने यहाँ पे हेल्प करी थी, यू आर ट्रूली डिजर्व दिस क्रेडिट। जी। तो मतलब मैं अब नाम लेने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इसे कैटेगराइज कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब मैंने अपना शहर छोड़ा था पहली बार और मैं काम के लिए चंडीगढ़ गया था, तो मदर ने मुझे कहा था कि बेटा ऐसी बात है, तू अच्छा है तो तुझे अच्छे लोग मिलेंगे, बस अपना कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रखना। वो बात मैंने अपने पास रख ली कि ठीक है भाई, मैं तो अच्छा हूँ और मेरे को अच्छे लोग मिलने चाहिए। तो वैसा हुआ भी। पहले तो स्कूल अच्छा मिला, स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स सब अच्छे थे। उसके बाद जब कॉलेज गया, कॉलेज में फ्रेंड्स अच्छे थे। कॉलेज मोस्टली कोविड-19 के दौरान बीता, लेकिन आई नो कॉलेज में जैसे नासिर आप थे या बाकी कुछ चुनिंदा दोस्त थे, आज भी साथ में हैं। एक अच्छा पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल था जिन्होंने हमेशा मोटिवेट करा। देन उसके बाद कॉलेज के जब मैं अपने ऑफिस में गया, जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ करंटली, वहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ था, प्लस जो हमारे ऑफिसर्स थे, आई वोंट नेम देम, okay, but yeah, if you are watching this clip, thank you so much for understanding me, for understanding my potential and always supporting me। तो ऑफिस का स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मतलब जब भी लोग मिले काफी सपोर्टिव थे। फ्रेंड्स में नासिर आप हो, मेरा बचपन का दोस्त मुनीश है। अब मैं नाम लेने लगूंगा तो फिर कुछ रह जाएंगे, वो फिर रिग्रेट करेंगे, बट हाँ मेरे काफी अच्छे फ्रेंड सर्कल था। छोटा था बट काफी पॉजिटिव था। ऑलवेज उन्होंने हेल्प करी है, नॉट ओनली इमोशनली एंड they were not only motivated me, but sometimes some friends even helped me financially। बिल्कुल। और इसी के साथ जो पिछला, and I'm grateful for them। जी बिल्कुल, होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन है तो उनसे जाके बात करें, उनको बोलें कि उनकी वजह से जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आया है। क्योंकि ना खुशियों के मौके ना ढूंढने चाहिए, और लोगों को खुशी होती है जब आप बोलते हो, किसी के मुस्कुराने का कारण बनना चाहिए तो वो बने। सो इसी के साथ जो पिछला सवाल था, कुछ थे जो रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, कुछ में वो था जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं किया, अब उनकी क्या सिचुएशन है? कुछ नहीं सिचुएशन है, या तो वो आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते, तो उनको पता है उन्हें इस एक्सटेंट तक वो गए हैं, तो वो खुद ही, बट ठीक है, मैं मतलब उस साइड सोचता नहीं हूँ, मेरी वैसी अप्रोच नहीं है। ठीक है, अगर वो है तो अगर आएंगे सामने तो मैं बस हाथ जोड़ के ही बोलूंगा कि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। दिस इज माय अप्रोच। बाकी मैं इस साइड ज्यादा सोचता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे से एक चीज प्रमोट करता हूँ कि कीप स्प्रेडिंग लव, और प्यार बांटते रहें, क्योंकि प्यार बांटते रहेंगे तो वैसे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे और आप भी खुश रहेंगे। और लव इज नेचुरल एंड हेट इज टॉट। सो इस चीज को याद रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, और आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे। और इसी के साथ कुछ लास्ट क्वेश्चंस पे हम आएंगे, और उसके साथ मैं अपने लास्ट स्पॉन्सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। लास्ट स्पॉन्सर मेरे हैं वो हैं द ग्लो क्लब उधमपुर। यहाँ पे आपको स्किन के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। A to Z प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट किसी का नाम नहीं लूँगा, A to Z प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे द बेस्ट प्राइस पे। आप नंबर पे कॉल करिए। तो इनका वो आउटलेट भी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका एड्रेस दिख जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी चीज आपको पूछनी है, कोई प्राइस पूछना है, कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए अपने शहर उधमपुर में भी या इंडिया में किसी कोने से भी आप हैं, वो इनसे पूछ सकते हैं। और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच हमें स्पॉन्सर करने के लिए, बिकॉज इन चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। एंड अगेन थैंक यू सो मच। सो अजय भाई, आपका ना एक स्टोरी आपकी बड़ी वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे। स्टोरी वो ये है, फ्रॉम कांस्टेबल टू असिस्टेंट कमांडेंट। मैं चाहता हूँ वो स्टोरी आप हमें डिटेल में बताएं। तो जैसा कि मैंने मेंशन करा कि 3 तरह की एंट्रीज रहती हैं इनटू द सीआरपीएफ। जी। द वेरी बॉटम इज द एसएससी-जीडी एग्जाम फॉर द कांस्टेबल, and the highest level is the assistant commandant examination, right, by the UPSC। and I was also told कि मैंने तीनों को क्रैक करा है, तीनों को फाइनल सिलेक्शन ली है। तो जब मैं कोविड-19 का टाइम था, आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन,
जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन था जी। और लाइब्रेरीज बंद थी, लॉकडाउन था, तो मैंने ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी थी बच्चों के लिए। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चलो अब ग्रेजुएशन खत्म हो ही जानी है कोविड के बाद, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना ही है, तो क्यों ना कुछ अभी से तैयारी शुरू की जाए। सो मेरी लाइफ का जो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था दैट वाज SSC-GD एग्जामिनेशन फॉर द एंट्री एज कांस्टेबल। अच्छा। तब तक मुझे नहीं पता CAPF क्या होता, बस ये एग्जाम है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 100, मेरे को उनमें मार्क्स लाना, इतना पता था। अच्छा। तो मैं वो एग्जाम दिया थोड़ी सी प्रिपरेशन करके, और उस एग्जाम में सिलेक्शन हो गई। एग्जाम हुआ पुलोरा जम्मू में, मेरी फिजिकल टेस्ट हुआ, रनिंग होती है 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर्स, तो वो हुआ। फिर उसके बाद मैं श्रीनगर गया, वहाँ मेरा मेडिकल हुआ, 3-4 दिन के लिए वहाँ स्टे किया, वो भी क्लियर हुआ। तो अब एक एग्जाम के लिए अपनी सिटी बदल रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्लियर हुआ, सिलेक्शन होगी। अब मैं 20 साल का लड़का हूँ और ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, वो CSF का कांस्टेबल का, 40-45 हज़ार सैलरी है। अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो फैमिली की सिचुएशन एकदम से इंप्रूव हो जाएगी। इससे बेटर और क्या हो सकता है एक मिडिल क्लास बॉय के लिए, ठीक है, कि बाकी उसके जो साथ के लोग हैं वो भी कहीं फोकस नहीं है, बट उसके हाथ में जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब, कितना क्रेज होता है जम्मू कश्मीर में जी। बट मेरा मन नहीं था ज्वाइन करने का, नॉट बिकॉज मेरे को यूनिफॉर्म मिल रही थी, बट बिकॉज जब तक सिलेक्शन हुई थी तब तक मैं सर से मिल चुका था, मुझे पता था कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, CAPF क्या होता है, तब टेस्ट बदल चुका है। अब मुझे यूनिफॉर्म चाहिए बट एक अलग रोल पे, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है। सो आई रीच आउट माई फादर, पापा ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई नहीं है, बट आने वाले कुछ दिनों मेरे पास मेरी डिग्री आ जाएगी, ग्रेजुएशन खत्म है, मैं चाहूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ, उसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूँ। तो नाउ द रोल ऑफ पेरेंट्स केम, उन्होंने कहा ठीक है, तो कौन कह रहा है जाके ज्वाइन करो, जॉब करो, हम है ना, हम तो कमा ही रहे हैं, अपना टाइम लो आराम से। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ था हमारे बीच में, मेरे और फादर के बीच में, कि 1 साल लगेगा, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपको रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। तो CSF एज अ कांस्टेबल पापा ने कहा कि ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, यू हैव मच मोर पोटेंशियल जी। तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रिपरेशन करी, एग्जाम क्रैक करा, बाकी जर्नी ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, बट फाइनली 2022 के और 2024 के एग्जाम में वो कांस्टेबल से लेकर के ऑल इंडिया रैंक 60 इन असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन अचीव करी। तब अगर पेरेंट्स ने मुझ पे विश्वास नहीं दिखाया होता, अगर उन्हें कह दिया था कि जाओ जाके अपनी सर्विस ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम फैमिली को फाइनेंसिस की जरूरत है, आपके कंधों की जरूरत है, तो आज मैं शायद यहाँ पे नहीं रहता होता। बट पेरेंट्स ने मुझ में सपोर्ट दिखाया, बिलीव दिखाया, तो शायद उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके पास। तो ये जर्नी है फ्रॉम सिलेक्शन एज अ CSF कांस्टेबल टू फाइनली गेटिंग ऑल इंडिया रैंक इन UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। जी जी, तो दिस इज द स्टोरी। बहुत बढ़िया स्टोरी है, लोग सुनेंगे और इंस्पायर होंगे इससे। एक और स्टोरी है, वो कुछ फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू दैट बिल्डिंग, समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ा सा बताएं। ओके, सो ऐसा, अब ये आप कोइंसिडेंटली कह सकते हो। देखो दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट जहाँ पे है, वहाँ पे एक रफी मार्ग है, रफी मार्ग के एक साइड हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है। अच्छा। जहाँ पे मैं अपना ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2024 के फेब मार्च के आसपास गया था। एंड उसके अपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, बिल्कुल आमने सामने। तो होता क्या है कि जब ज्वाइनिंग के लिए मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वापस आना है, शाम को ट्रेन लेट है, तो मैं रुकता हूँ। अब मैं ना उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं फिजिकल में आउट हो चुका हूँ। मेरा सपना पहले अटेम्प्ट में UPSC CAPF क्रैक करने का खत्म हो चुका है, ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं मेरे को ना चाहते हुए वो सर्विस ज्वाइन करनी पड़ रही है, बट मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना UPSC भवन की तरफ हो आया जाए, पहली बार जा रहा हूँ। तो मैं वॉक करते हुए इंडिया गेट से होते हुए शाहजहां रोड UPSC भवन के पास पहुंचा, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कोई कैंडिडेट्स है नहीं उस दिन। तो मैं बिल्डिंग सामने खड़ा हो गया और मैंने खुद से एक प्रॉमिस करा कि ठीक है, मार्च 2024 है, अगले साल 1 साल के अंदर मैं यहाँ आऊंगा, वापस मुड़ के आऊंगा, एंड आई विल एंटर द बिल्डिंग। मैं इंटरव्यू भी दूंगा और इंटरव्यू क्रैक करके भी दिखाऊंगा। ये तब की बात है जब मैं फॉर्म भी नहीं भरा एग्जाम का। अच्छा। वो प्रॉमिस मैंने खुद से और उस बिल्डिंग से करा। और फिर वो मई 2025 का दिन, जब मैं वहीं पे खड़ा था सूट में जी, मैं एंटर करने वाला था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उसने कहा कि ये देख मैं प्रॉमिस करा था और आई केप्ट इट। खैर उसके बाद वो बिल्डिंग जो है रफी मार्ग के एक साइड है जहाँ ज्वाइनिंग के लिए गया था मैं पिछली जॉब के लिए। अब ठीक 1 साल बाद जब सिलेक्शन हो जाती है, ऑल इंडिया रैंक 60 आ जाती है, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई जाती है उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि उस ऑफिस के अपोजिट है जिस ऑफिस में मैं एज अ लेवल 1 एम्प्लॉय ज्वाइनिंग के लिए गया था। और अब मैं हूँ लेवल 10 पे एज अ गेजेटेड ऑफिसर, और वहां पे हो रही है फेलिसिटेशन। सो कहने को तो ये एक रोड है, यहाँ से जर्नी यहाँ तक की है। यहाँ पे एज आपने ग्रुप से एम्प्लॉय ज्वाइन करा है, यहाँ पे एज फैसिलिटेट हो रही है एज अ ग्रुप पे गेजेटेड ऑफिसर।
तो कहने को तो रोड अक्रॉस ही है, बट एक्चुअली में 1 साल लगा उस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए. सो इट्स नॉट ओनली जर्नी टू क्रॉस द रोड, इट्स टोटली अ जर्नी फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10, और यू कैन से दैट फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर. बिल्कुल. सो ये कोइंसिडेंट है कि नहीं, बट मेरे लिए ये काफी स्पेशल है कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हुआ है. अजय भाई, अमेजिंग कहानी है, और मैं फिर से कहूँगा ये एक प्राउड मोमेंट है हम सब फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 207 से ज़्यादा तहसील्स हैं. और जब गांव के लोग बच्चे देखेंगे ना यार, ये हमारे उधर भैया लाठी के इतनी दूर के गांव के इसी सिचुएशंस में रह के भी इन्हें मेहनत की, तो वो जो वो ट्राई नहीं ना करते, इस चक्कर में वो ट्राई करेंगे. ट्राई एंड फेल, बट बिल्कुल. फेल टू ट्राई. बिल्कुल. और वो ट्राई करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं उनमें वो आग जगाएगी, वो चीजें ट्राई करेंगे और कुछ ना कुछ बनेंगे. और यही हमारी कोशिश भी है कि नासिर टॉक शो के थ्रू ऐसी ग्रूमिंग पर्सनालिटीज को सामने लाया जाए जिन्हें मेहनत करके अपनी किस्मत को बदला. ये हमारी टैग लाइन है और बिल्कुल फिट बैठती है आप पे. और इसी के साथ बहुत से ऐसी ऑडियंसेस जिनकी बात में दम हो, जिससे सोसाइटी को फायदा हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. और अगेन इट वाज अमेजिंग टॉकिंग विद यू अजय भाई. और आगे आगे आपकी जर्नी है, आई विश कि वो बहुत अच्छी जाए. और लास्ट के कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं, और चलिए उनको पूछ लेते हैं. और इसके साथ हाँ जी. It was nice, conversation with you. I had a very great time. I'm enjoying this conversation too. ठीक है, थैंक यू सो मच. और मेरे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ. आने वाले 5 years 10 years की कोई प्लान है आपके? क्या सोचा है आपने कुछ? जैसे कि अभी तक के जितने प्लान्स है वो तो फुलफिल हो गए हैं. सो नाउ आई एम मैनिफेस्टिंग सम न्यू थिंग्स, कुछ नए गोल्स अपने सेट कर रहा हूँ. नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट पेइंग बैक टू सोसाइटी टू सम एक्सटेंट. और बाकी अपनी फोर्सेस में जाके ट्रेनिंग खत्म करना है, दिस इज अ प्रायोरिटी. सेकंड वन, आफ्टर ट्रेनिंग करने के बाद अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें सर्व करना है. बाकी मैं ये मानता हूँ कि सफर को एंजॉय किया जाए. हाँ, जो प्रोबेबल हमें एवेन्यूज दिखेंगे कुछ हेल्प करने के, दूसरों के फोर्सेस में कैसे बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एम है यूनिफॉर्म कंट्री को सर्व करने का. अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब हमारी जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई है. दिस इज नॉट द एंडिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. एक्चुअल चैलेंजेस अभी पेंडिंग है, तो उनके लिए खुद को रेडी करना है, और एक बेटर इंसान बनने की कोशिश हमेशा से रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. और आगे मैं ये पूछना चाहूंगा, अब आपने ये रैंक अचीव कर दिया है, अब आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ग्रूमिंग भी होगी, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, कंट्री बिल्डिंग में आपका बहुत ज़्यादा एक योगदान रहेगा. उसकी बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से आपको, और वो आप अच्छा करें. ये अचीव कर लिया. जो यूथ है हमारा, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके अलावा आपने कुछ सोचा है यहाँ से कुछ करने का मन है? जैसे आपने कोई वीडियो बनाया, हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टचअप में है, वैसे कुछ प्लान्स हैं आपके? अगर कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा वो बताएं. देखिए, अभी मेरा ये अप्रोच स्टार्टिंग से रही है कि मैं सोसाइटी के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ करूँ. When I was having my time during COVID-19, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, बट जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं, कईयों के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे कैसे? 2 साल तक बिना क्लासेस के बच्चे तो सब भूल जाएंगे. तब मेरे हाथ में क्या था कि मैं उनको कोचिंग दे सकूँ. सो दैट वेरी मिनिमल प्राइस, कि मान लो कि वेरी मिनिमल प्राइस मैंने उनको 2 साल तक पढ़ाया, कि मुझे पता था कि पढ़ाई, एजुकेशन इज ओनली टूल विद व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड. तो मैंने उसको तब करा. फिर उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मैं लाइब्रेरी में गया स्टडी करने के लिए. तब क्योंकि मेरे पास जीडी का एक्सपीरियंस था, एसआई सीपीयू का एक्सपीरियंस था, तो कैंडिडेट्स को वहां गाइड करा, हेल्प करी. अब जब मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं जो हूँ और मेरे साथ के दोस्त जो हैं वो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, प्लस उनकी हेल्प कर रहे हैं इस एग्जाम को एक्सेल करने में. कल को जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा ट्रेनिंग के बाद, तो मेरे जितना भी हो पाएगा मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देख रहे हो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. पहले मैं किसी को गाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि जिनके रिसोर्सेज कम है, फिर मैं किसी को करियर अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग गाइड कर पा रहा हूँ. तो वैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरा जितना पोटेंशियल होगा उतना मैं पे बैक करूंगा, उतना मैं सर्व करूंगा, हेल्प करूंगा दूसरों को. जी, इसी के साथ एक एस्पिरेंट के लिए आप सजेस्ट करो जो अभी मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुका है, वो फेल हो रहा है, और एंड ही और शी इज अबाउट टू क्विट, उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? लुक, आई थिंक आपके पास जितने अटेम्प्ट्स हैं ना, तब तक आपको कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप हार मत मानो जब तक आपके पास चांसेस हैं. इवन इफ देयर इज अ 1% चांस, तो अपना बेस्ट दीजिए. जैसे कि मैंने मेंशन करा कि मैंने 3rd अटेम्प्ट के लिए भी फॉर्म भर दिया था, बट यू नो व्हाट, in my brain I was fully sure that I have to give my 100% to this attempt only,
क्योंकि दिमाग में ये था कि यार करना है तो इसी बार करना है। सो देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, राइट, वैकेंसीज आर लिमिटेड, तो आपको पता है कि आप काबिल होते हुए भी सिलेक्शन नहीं दे पाओगे, बट द ओनली थिंग इज द परसिस्टेंट। आप रहो परसिस्टेंट, जब तक आप आपके अटेम्प्ट्स खत्म नहीं हो रहे, आप कोशिश कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, आपके हाथ में है कर्म करना, रिजल्ट देना ना देना वो गॉड के हाथ है। तो आप उस पर फोकस करो जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं उसको छोड़ दो। मैंने कोशिश करी सिलेक्शन के लिए, मैंने रैंक के लिए कोशिश नहीं करी, बट गॉड आपको वो चीज़ देते हैं जो आप डिजर्व करते हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। तो आप कोशिश करते रहो, जिसके लिए आप डिजर्विंग होगी गॉड आपको देंगे वो, आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। दिस इज अप टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। और एक और फाइनल सजेशन मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को दें जो पर्टिकुलरली इस एग्जाम को अब टारगेट कर रहे हैं, CAPF, उनके लिए एक फाइनल मैसेज। Okay, so this is a message for those aspirants who are targeting the CAPF Assistant Commandant Examination 2026 और incoming years। सबसे पहला तो भाई अपना फोकस क्लियर रखो कि आपको करना क्या है, राइट। उसके बाद एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझो, नोटिफिकेशन को रीड करो माइन्यूटली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पैटर्न हैज़ बीन चेंज इन 2025, ठीक है, मेडिकल्स को बाद में ले गए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत कम है। तो आपको उस टॉप 1% में आना पड़ेगा। 3 लाख लोग बच्चे अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको टॉप 2000 में आने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आप कॉलेज टाइम पे इसमें अपेयर हो सकते हो, तो कोशिश करो जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू हो सकती है करो। और दूसरा, बेसिक NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और फाइनली आप इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और अपने आप से बिल्कुल जेन्युइन रहो, और उसके बाद जो है अपनी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी बिल्ड करो, जो कि आपको एक्चुअली इंटरव्यू में काम आएगी। क्योंकि वहाँ सिर्फ स्टडी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, उनको ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो ऑलराउंडेड हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया हो। तो आप वैसे भी करो, पढ़ाई भी करो, प्लस अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दो, क्योंकि अल्टीमेटली एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी को ही वो सिलेक्ट करेंगे इस पोजीशन के लिए, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अजय भाई फॉर दीज थॉट्स, एंड आई होप जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और फाइनल इन द एंडिंग में मैं यही पूछना चाहूँगा कि कैसी रही हमारी आज की कन्वर्सेशन, कैसा लगा आपको? नासिर, आई ट्रूली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन, ओके, एंड एज आई हैव मेंशन कि मैंने इसे मैनिफेस्ट करा था कि ऐसी कोई कन्वर्सेशन होगी, और मैं वहीं पे बैठा हूँ। तो एक तो बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके, जिस तरह के आपके क्वेश्चन से उनके आंसर देते हुए बड़ा मज़ा आया। और मैं कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आप करते रहिए। ये जो आपका इनिशिएटिव है कि ग्रूमिंग पर्सनालिटीज को लाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक लोग जो है इमेजिन नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग ऐसा बनना नहीं चाहेंगे। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए भी इस सीरीज के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय भाई। तो बहुत से सवाल आपसे पूछे, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके थॉट्स, आपका विजन मैं लोगों तक पहुंचाऊं, और वो लोग इससे सीखें, अपनी लाइफ में चेंज लाएं। वही मेरा टारगेट है, वही टारगेट है द नासिर टॉक शो का। So, दोस्तों, एंड में यही बोलना चाहूँगा, लोगों के साथ प्यार बांटते रहें और काइंड रहें, और जैसे पहले कहा, लव इज़ नेचुरल, हेट इज़ टॉट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और जो भी चीज़ हमारे टॉक शो के रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी, कोई चीज़ हिट करे, तो आप कमेंट में वो शेयर कर सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एंड आपकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और यही मेरा विजन है, यही मेरा टारगेट है। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नासिर टॉक शो।